प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 631। पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी पल चंद्रनगर के सबसे बेहतरीन अस्पताल के एक वीआईपी वार्ड में लोगों का एक समूह हर्ष, हैरी, वर्धन को घेरे खड़ा था। मेरे शेर बेटे, तुम्हारे भाई ने उस आदमी को मारने के लिए अपने बंदे भेज दिए हैं। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो वो अब तक ऊपर पहुंच चुका होगा। बस खुशखबरी का इंतजार करो। हर्ष के पिता वर्धन साहब ने उसे तसल्ली दी। तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं। तुम्हारे भाई ने जिम्मा संभाल लिया है, वो बदला लेकर ही दम लेगा। और तुम्हें उस आदमी की बीवी पसंद है ना? जैसे ही वो मरेगा, चाहे वो कैसी भी औरत हो, वो तुम्हारी हो जाएगी। हर्ष की मां ने बड़े प्यार से उसे दिलासा दिया। मेरी इतनी चिंता करने के लिए शुक्रिया मम्मी पापा। हर्ष के चेहरे पर खुशी छा गई। जैसे ही उसके दिमाग में अनन्या शर्मा का चेहरा आया, उसके शरीर का सारा दर्द पल भर में गायब हो गया। धड़ धड़ धड़, तभी कदमों की भारी आवाज सुनाई दी। ठक ठक, फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। जब हर्ष के पिता ने दरवाजा खोला और सामने का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। दर्जनों लोग दरवाजे पर बिल्कुल सीधे खड़े थे। ये कोई और नहीं बल्कि चंद्र साम्राज्य की शाही सेना थी। ताकत का ये प्रदर्शन देखकर हर कोई सहम गया। हर्ष के पिता ने शाही सेना के आगे खड़े एक शख्स को देखकर जल्दी से झुककर सलाम किया। माननीय मंत्री फनीश्वर, आपने मेरे बेटे से मिलने आने की जहमत क्यों उठाए? ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। बोलते वक्त उनके चेहरे पर चापलूसी साफ झलक रही थी। हालांकि वह खुद भी चंद्र साम्राज्य की राजनीति में एक बड़ी हस्ती थे, लेकिन सामने खड़े मंत्री फनीश्वर के आगे वो किसी प्राइमरी स्कूल के बच्चे जैसे थे। मंत्री फनीश्वर चंद्र साम्राज्य की सरकार के सबसे खास लोगों में से एक थे और उनका रुतबा वर्धन साहब से कहीं ज्यादा ऊंचा था। इसीलिए हर्ष के पिता इस वक्त इतने हैरान थे। नमस्ते मंत्री फनीश्वर। हर्ष की माँ और कुछ रिश्तेदार भी जल्दी से आगे आए और बड़े ही अदब से पेश आए। आमतौर पर उनकी हैसियत ऐसी नहीं थी कि वे इस बड़े आदमी के पास भी फटक सकें। आज वो खुद शाही सेना लेकर हर्ष से मिलने आए थे। ये देखकर वे फूले नहीं समा रहे थे। तुम्हारे बेटे से मिलने? कैसी मुगालते में जी रहे हो तुम लोग? मंत्री फनीश्वर तुरंत भड़क उठे। हैं? क्या मतलब? हर्ष के माता पिता और रिश्तेदारों के चेहरे उतर गए। अगर तुम्हारे इस घमंडी बेटे की करतूत नहीं होती तो हमारा चंद्र साम्राज्य इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसता। और तुम अब भी यहाँ बैठकर चापलूसी कर रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। मंत्री फनीश्वर ने उसे कड़ी फटकार लगाए। हर्ष का पूरा परिवार सन रह गया। मंत्री फनीश्वर, आखिर बात क्या है? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारे बेटे ने एक ऐसे आदमी को छेड़ा है जिसे उसे नहीं छेड़ना चाहिए था। आज हमारा पूरा चंद्र साम्राज्य एक राष्ट्रीय आपदा का सामना कर रहा है। मंत्री फनीश्वर गुस्से से लाल हो रहे थे। आपका मतलब उस घमंडी आदमी से है जिसने मुझे घायल किया? हर्ष ने पूछा। बदतमीज, उसे घमंडी कहने की तेरी औकात है? उस आदमी से पंगा लेने के बाद तू जिंदा है, यही तेरी किस्मत है। और तू अभी भी बदले के सपने देख रहा है। तू अपनी औकात भूल रहा है। मंत्री फनीश्वर ने हर्ष की तरफ उंगली उठाई और गालियों की बौछार कर दी। हर्ष पूरी तरह से हक्का बक्का था। वो आदमी बस एक मामूली महिला उद्यमी का पति ही तो है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? तू? मंत्री फनीश्वर इतने गुस्से में थे कि उन्होंने समझाने की भी जरूरत नहीं समझी और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। चटाक, एक ही थप्पड़ में हर्ष का चेहरा सूज गया। मंत्री फनीश्वर, बात तो कीजिए, आपने मेरे बेटे को क्यों मारा? हर्ष के पिता ने गुस्से में कहा।
मिस्टर वर्धन, मैं आपको बता दूं, आपके इस लाडले बेटे की वजह से आपका बड़ा बेटा, जिसे काफी होनहार माना जाता था, मारा गया है। क्या आपने कहा भुवन मारा गया? हर्ष के पिता की आंखें फटी की फटी रह गईं। बाकी लोगों के चेहरों पर भी खौफ पसर गया। भुवन चंद्र साम्राज्य की 5वीं बटालियन का कमांडर और देश के इतिहास के सबसे युवा जनरलों में से एक। क्या वो बदला लेने नहीं गए थे? फिर वो कैसे मारे गए? ये खबर किसी बिजली गिरने जैसी थी जिससे हर कोई कांप उठा। अध्याय 632 सम्राट की माफी। क्या यह आर्यावर्त के किसी आदमी का काम है या खबर गलत है? सवालों की बौछार के सामने फणीश्वर चिल्लाए, मैं यहाँ तुम्हें सफाई देने नहीं आया हूँ। गार्ड्स, इन सबको गिरफ्तार कर लो। जी, शाही सेना ने एक साथ जवाब दिया और अंदर घुस गई। आप हमें गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? हर्ष के पिता चिल्लाए। पूरे वार्ड में अफरा तफरी मच गई। ये चमत्कार ही समझो कि मैंने तुम सबको अभी तक गोली नहीं मरवाए। मंत्री फणीश्वर ने हाथ झटकते हुए कहा। शाही सैनिकों ने तुरंत सबको हिरासत में ले लिया। यहाँ तक कि हर्ष, जिसके चारों हाथ पैर टूट चुके थे, उसे भी व्हीलचेयर पर धकेलते हुए ले जाया गया। जल्द ही काफिला गाड़ियों में बैठकर सीधे होटल की ओर चल पड़ा। पूरे रास्ते हर्ष के माता पिता सवाल पूछते रहे। मंत्री महोदय, आखिर आर्यावर्त का वो आदमी है कौन? उसने भुवन तक को मार डाला। क्या हमारे चंद्र साम्राज्य के शाही परिवार को उसे पकड़ने के लिए और लोग नहीं भेजने चाहिए? वहां पहुंचकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो कौन है। और रही बात भुवन के मारे जाने की, हाँ, फणीश्वर ने उपहास किया, अगर हमारे सम्राट भी उससे उलझे तो शायद वो उन्हें भी बिना पलक झपकाए मार देगा। उसे पकड़ने के लिए लोग भेजना, ये तो दिन में सपने देखने जैसा है। उसकी ताकत के आगे 1 लाख की फौज भी कम पड़ जाएगी। ये शब्द सुनकर हर्ष के माता पिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक सम्राट को भी मारने की हिम्मत रखता है और 1 लाख सैनिक भी उसे नहीं पकड़ सकते। ये तो हद से ज्यादा खौफनाक था। बाकी रिश्तेदार तो इतने डर गए थे कि उनके होंठ सफेद पड़ चुके थे। मंत्री फणीश्वर ने जो कहा वो कल्पना से भी परे था। कई गाड़ियां अनगिनत रेड लाइट तोड़ते हुए तूफानी रफ्तार से गुजरी। 10 मिनट बाद गाड़ियां होटल पहुंच गईं। नीचे उतरो सब के सब। मंत्री फणीश्वर दहाड़े और पूरे वर्धन परिवार को बाहर निकाला गया। इसी बीच कई और गाड़ियां भी वहां आ रुकीं। जब हर्ष के पिता और बाकी लोगों ने इन गाड़ियों को देखा तो वे हैरान रह गए। ये तो शाही गार्ड्स की गाड़ियां हैं। आमतौर पर सिर्फ सम्राट ही इनमें सफर करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? अचानक कुछ ख्याल आया और सबकी आंखें जवाब तलाशने लगीं। आखिरकार सबकी नजर एक गाड़ी पर टिक गई, एक कस्टम ब्लैक मेबैक। ये तो शाही गाड़ी है। क्या सम्राट खुद यहाँ आए हैं? हर्ष के पिता और रिश्तेदारों के मन में खतरे की घंटी बज गई। अगले ही पल गार्ड्स गाड़ी का दरवाजा खोलने बढ़े, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते, गाड़ी के अंदर बैठे शख्स से सब्र नहीं हुआ और उन्होंने खुद दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। 50 साल का एक आदमी सूट बूट में, जो शायद बहुत तेज कदमों से चल रहा था, उसकी टाई टेढ़ी हो गई थी। सम्राट! वर्धन ने उस आदमी को देखते ही हैरानी से चीख पड़ी। वह सचमुच सम्राट थे। हे भगवान, वो आदमी आखिर है कौन, जिसके लिए सम्राट को भी आना पड़ा? तब जाकर वर्धन और उसके समूह को एहसास हुआ कि मामला कितना गंभीर है। मंत्री फणीश्वर झूठ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने सचमुच किसी ऐसे इंसान से पंगा ले लिया था जिससे नहीं लेना चाहिए था। लेकिन जो बात उन्हें और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी वो अभी बाकी थी। गाड़ी से उतरने के बाद सम्राट ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और सीधे होटल के प्रवेश द्वार की ओर लपके उनके गार्ड्स उनके पीछे थे। फिर वो गहरे झुक गए। मैं चंद्र साम्राज्य का नवनियुक्त सम्राट लोकेश हूँ। मैंने अभी अभी रुद्रधाम के मालिक रणवीर रायचंद से मुलाकात की है। मुझे हमारे देश में आपकी मौजूदगी का पता नहीं था। अगर हमारी मेहमाननवाजी में कोई कमी रह गई हो तो कृपया मुझे माफ कर दें। हिस वर्धन और बाकी लोगों की सांसें अटक गईं, उनकी आंखों में दहशत भर गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। सम्राट सचमुच माफी मांग रहे हैं। और उन्होंने उस आदमी को क्या कहकर बुलाया? रणवीर रायचंद। जब ये नाम लिया जाता है तो दिमाग में सिर्फ एक ही शख्स आता है, रुद्रधाम का मालिक रणवीर रायचंद। अध्याय 633। मैंने उन्हें मार दिया, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? कहीं हमने रुद्रधाम के मालिक से तो पंगा नहीं ले लिया? एक ही पल में वर्धन और बाकी सबकी सांसें हलक में अटक गईं। नहीं, नामुमकिन। उस आदमी का नाम तो रणवीर है, एक मामूली बिजनेस वुमन का पति। वो रुद्रधाम का मालिक कैसे हो सकता है? हर्ष पागलों की तरह सिर हिलाने लगा, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। तभी रणवीर रायचंद होटल से बाहर निकला। जैसे ही वो करीब आया, चंद्र साम्राज्य का सम्राट भारी दबाव महसूस करते हुए अपनी नजरें झुकाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इंसान का नाम पेड़ की परछाई। रणवीर रायचंद की शोहरत पूरी दुनिया में है, उसे कौन नहीं जानता। खासकर चंद्र साम्राज्य के सम्राट के लिए वो अच्छी तरह जानता था कि रणवीर रायचंद ने ही पिछले सम्राट को मारा था।
तभी वो गद्दी पर बैठ पाया। दूसरे शब्दों में, अगर उसने ढंग से काम नहीं किया तो रणवीर उसे भी मार सकता है। तुम्हारे देश का ये हर्ष अपने माता पिता और भाई के ऊंचे ओहदों के दम पर इस सदियों पुराने प्रतिष्ठित स्कूल में अपनी मनमानी और गुंडागर्दी कर रहा है, यहाँ तक कि उसने मेरी पत्नी को भी परेशान किया। और रही बात भुवन की, सेना का एक जनरल होने के बावजूद वो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने मातहतों को लोगों को मारने के लिए ले गया। मैं तुम्हारे देश के शासन से बहुत निराश हूँ, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। चंद्र साम्राज्य का सम्राट इतना डर गया कि उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो और भी ज्यादा झुक गया। कृपया मुझे माफ कर दें, लॉर्ड रणवीर। यह मेरी गलती है कि मैं अपने अधीनस्थों को अनुशासन में नहीं रख पाया। मैं आज ही आपको इसका हिसाब दूंगा। इससे पहले कि रणवीर कुछ और बोलता, उसने तुरंत चिल्लाकर आदेश दिया, अभी के अभी इधर आओ और घुटनों के बल बैठकर रुद्रधाम के मालिक से माफी मांगो। शाही सेना तुरंत वर्धन और बाकी लोगों को पकड़कर ले आए। इस मोड़ पर सैनिकों को डांटने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वर्धन और उसके लोग भीगी बिल्ली बनकर खुद ही चले आए। जब एक सम्राट ने माफी मांग ली तो इसमें कोई शक नहीं कि यह आदमी असली है। वो जरूर रुद्रधाम का मालिक ही है। तू मनहूस, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वर्धन इतना गुस्से में था कि वो लगभग रो पड़ा। हर्ष इतना डर गया था कि वो कांप रहा था, जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। जल्द ही उन्हें सामने लाया गया। वर्धन और उसकी पत्नी बाकी रिश्तेदारों के साथ तुरंत जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़े और बार बार सिर पटकने लगे। मालिक रणवीर, ये सब मेरे बेटे की गलती है जो वो इतना अंधा हो गया कि आपकी शान में गुस्ताखी कर बैठा। हम माफी मांगते हैं और आपसे भीख मांगते हैं कि हम मूर्खों को माफ कर दें। हाँ, मैं अंधा था, मुझे आपको नहीं उकसाना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मालिक रणवीर। हर्ष ने दांत किटकिटाते हुए जल्दी से माफी मांगी। वो खुशकिस्मत था कि अपनी करतूतों के बारे में सोचकर डर के मारे उसकी जान नहीं निकल गई। मैं इसे सजा मौत देने जा रहा हूँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? रणवीर ने चंद्र साम्राज्य के सम्राट से पूछा। नहीं, वर्धन और बाकी लोग दहशत में चीख पड़े। कोई एतराज नहीं, मैं सब कुछ मालिक रणवीर पर छोड़ता हूँ। चंद्र साम्राज्य के सम्राट ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। जब तक चंद्र साम्राज्य सुरक्षित है, कुछ लोगों की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये सब उन्होंने खुद ही मोल लिया है, तो वे अपने अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकते। सम्राट की सहमति सुनते ही वर्धन और बाकी लोगों के चेहरों से खून ही सूख गया। खत्म, सब कुछ खत्म। विक्रम, उड़ा दो, रणवीर ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जी, विक्रम ने जवाब दिया, हाथ में अपनी पागल तलवार लिए आगे बढ़ा। खचक खचक खचक, पलक झपकते ही तलवारें चली और सिर धड़ से अलग हो गए। रात के सन्नाटे में सिर्फ चीखें गूंजती रह गईं। चंद्र साम्राज्य का सम्राट और मंत्रियों का समूह, सबका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रुद्रधाम का मालिक बहुत बेरहम है। वे डर रहे थे कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो, रणवीर ने उदासीनता से कहा। बिल्कुल नहीं, चंद्र साम्राज्य के सम्राट ने तुरंत वादा किया। साथ ही मैं यहाँ सिर्फ अपनी पत्नी के साथ आया हूँ, जो नील यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। मैं ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं होना चाहता था, इसलिए शुरुआत में मैंने अपनी पहचान छिपाई। मैं नहीं चाहता कि आज जो हुआ उससे हमारे मूल उद्देश्य पर कोई असर पड़े और भविष्य में भी ऐसा ही रहे। रणवीर ने अपनी बात जारी रखी। अध्याय 634, एक अनकहा रहस्य। मैं समझ गया और मैं इस बात को गुप्त रखने के लिए पूरी सावधानी बरतूंगा। चंद्र साम्राज्य के सम्राट ने जल्दी से वादा किया। ठीक है, अब सब लोग वापस जाओ, मुझे आराम करना है। रणवीर ने हाथ हिलाया। आपकी दया के लिए धन्यवाद लॉर्ड रणवीर। चंद्र साम्राज्य के सम्राट ने आखिरकार राहत की सांस ली और उन्हें पता भी नहीं चला कि उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। नमस्ते कहकर वह तुरंत अपने लोगों के साथ वहां से निकल गए। तुरंत आदेश जारी किया गया, किसी भी बेवकूफ को रणवीर रायचंद को उकसाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा नील यूनिवर्सिटी को चेतावनी देते हुए एक आदेश जारी किया गया कि रणवीर की पत्नी का अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए। जहां तक उसकी पहचान की बात है, वह एक राज है। एक रात बीतने के बाद जब अगला दिन आया, रणवीर ने विक्रम से पूछा, जनता में क्या चर्चा है? मालिक को रिपोर्ट, चंद्रनगर हमेशा की तरह है। कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा कि कल रात क्या हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विक्रम ने जवाब दिया, लगता है चंद्र साम्राज्य का सम्राट काफी काबिल है, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्रम कड़वाहट से मुस्कुराया। काबिल है या मजबूर? वो इतने डरे हुए हैं कि अगर उन्हें अपनी जान प्यारी है तो वे लापरवाही करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेंगे। रणवीर, तुमने कल रात क्या किया? अनन्या ने पूछा। कुछ नहीं, सब बीती बातें हैं। अब से बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, रणवीर ने कहा। ठीक है, अनन्या ने बिना कोई और सवाल पूछे सिर हिला दिया। लेकिन रणवीर को जितना वो जानती थी, उसके आधार पर वो काफी कुछ अंदाजा लगा सकती थी। जब रणवीर अनन्या को स्कूल छोड़ने गया तो अनन्या महसूस कर सकती थी कि छात्रों और शिक्षकों के देखने का नजरिया बदल गया था।
हर्ष को नाराज करने का मतलब यह नहीं है कि आप अभी भी सामान्य रूप से क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा स्कूल ने एक आदेश जारी किया कि कोई भी मिस अनन्या शर्मा को परेशान न करें और वे जो भी मांगे उसमें हर तरह से सहयोग करें। पूरा मामला संदिग्ध बातों से भरा है, लेकिन किसी की कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं है। अनन्या के स्कूल में दाखिल होने के कुछ ही देर बाद मिस्टर नितिन स्कूल के अधिकारियों के एक समूह के साथ आ पहुंचे। मिस अनन्या, ये सब हमारी गलती है कि हम इस मामले को समय पर नहीं संभाल पाए। हमें उम्मीद है कि आप समझेंगी। मैं आपकी मुश्किलें समझती हूँ, लेकिन वो सब अब बीत चुका है। उसे दोबारा उठाने की जरूरत नहीं है। बस अगला पाठ जारी रखें, अनन्या ने बड़प्पन दिखाते हुए कहा। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद मिस अनन्या, मिस्टर नितिन ने सम्मानपूर्वक कहा। अनन्या की पहचान को लेकर उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। आखिर यह है कौन जिसके लिए ऊपर से आदेश आया है कि इसका खास ख्याल रखा जाए। उस दिन के बाद से हर्ष फिर कभी कैंपस में नजर नहीं आया। बाद में अफवाहें उड़ने लगी कि हर्ष मर चुका है और उसका पूरा परिवार गायब हो गया है। अफवाह है कि वे सब मारे गए। इसकी वजह यह है कि हर्ष ने गलत लोगों से पंगा ले लिया, जिससे उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। उसका भाई, जो एक जनरल था, वो भी गायब हो गया और बहुत संभव है कि वो भी मर चुका हो। जब ये अफवाहें फैली तो तुरंत हर तरफ हड़कंप मच गया। जैसा कि सब जानते हैं, हर्ष ने सिर्फ आर्यावर्त की अनन्या शर्मा से पंगा लिया था, जिसे बाद में उसके पति ने अपाहिज कर दिया था। उस दिन से हर्ष का कोई नामो निशान नहीं मिला और फिर खबर फैली कि उसका परिवार खत्म हो गया है। क्या आर्यावर्त के उस जोड़े से उलझना ही इस मुसीबत की जड़ है? कुछ समय के लिए बहुत तरह की अटकलें लगाई गईं, लेकिन कुछ ही समय बाद अफवाहें भी बिना किसी निशान के गायब हो गईं। अब कोई इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं करता, मानो एक पल में मुंह बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया हो। पूरे देश के लोगों ने इसे गहरा राज बना लिया। रणवीर रायचंद के लिए जब से वो चंद्र साम्राज्य आया है, जिंदगी आखिरकार शांत हो गई है। हालांकि अभी भी एक छोटी सी समस्या है जो पूरी तरह से हल नहीं हुई है। उसी दिन रणवीर ने विक्रम से पूछा, क्या आर्यन मल्होत्रा के परिवार ने कोई प्रतिक्रिया दी? अध्याय 635, फुर्सत के पल। मालिक को रिपोर्ट, अभी तक कोई हलचल नहीं हुई है। शायद उन्हें पता ही नहीं कि आर्यन मल्होत्रा मारा जा चुका है। विक्रम ने कहा, अच्छा है अगर वो कोई कदम न उठाएं। अगर वो बदला लेने की सोच रहे हैं तो बस उन्हें जहनुम भेज देना। रणवीर ने कहा, समझ गया। विक्रम ने सिर हिलाया। इस समय धनंजय साम्राज्य, जो चंद्र साम्राज्य के बगल में स्थित था, एक आलीशान किले में एक प्राचीन नैन नक्श वाली महिला, जो एक कसी हुई ड्रेस पहने थी और अब भी काफी आकर्षक दिख रही थी, तेजी से एक पश्चिमी पुरुष के पास पहुंची। वह 50 या 60 के आसपास का लग रहा था, महिला से काफी बड़ा, और उसके चेहरे से एक सत्तावादी आभा झलक रही थी। वह एक यूरोपीय शैली की चमड़े की कुर्सी पर बैठा आराम से कॉफी पी रहा था और शास्त्रीय संगीत सुन रहा था। ठाकुर गजेंद्र, आर्यन से कई दिनों से संपर्क नहीं हो पाया है। मुझे डर है कि उसके साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। कृपया अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पता लगाने में मेरी मदद करें, महिला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वह आर्यन मल्होत्रा की मां है और सामने बैठा शख्स आर्यन का पिता। हालांकि उसे पति कहने का भी हक नहीं है। वह केवल सम्मान से उन्हें ठाकुर गजेंद्र कहकर बुला सकती है, जिसका मतलब है कि वह उनकी रखैल जैसी है। धनंजय, साम्राज्य के शाही परिवार के सदस्यों के लिए एक व्यक्ति की एक ही समय में कई पत्नियां होना संभव था, और ठाकुर गजेंद्र भी कोई अपवाद नहीं थे। इसके अलावा यह उपपत्नी एक विदेशी है और उसके बच्चों को धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार में बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता। धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार में आर्यन मल्होत्रा जैसे कम से कम कई 100 राजकुमार और रईस-ए-जादे हैं। वो इतना बड़ा हो गया है, उसे क्या हो सकता है? और वैसे भी उसके रुतबे को देखते हुए पूरे पश्चिमी साम्राज्य में कोई भी उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा, ठाकुर गजेंद्र ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है, कृपया किसी को उन्हें ढूंढने के लिए भेजें। महिला ने विनती की। उसका रवैया बहुत विनम्र था। ठीक है, मैं अभी किसी को चंद्र साम्राज्य जाकर जांच करने का इंतजाम करता हूँ, गजेंद्र ने बेमन से कहा। शुक्रिया, महिला ने जल्दी से कहा। वैसे अगले कुछ दिनों तक मुझे परेशान मत करना। शाही परिवार हर क्षेत्र की मशहूर हस्तियों के लिए एक दावत आयोजित करने की योजना बना रहा है, जिसका प्राचीन महाकाल राज्य से बहुत गहरा संबंध है। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे पास दूसरी झंझटों से निपटने का समय नहीं है। प्राचीन महाकाल राज्य, महिला पूरी तरह से हैरान थी। क्या ये वो छोटा सा देश नहीं था जो सैकड़ों साल पहले गायब हो गया था? इतने सवाल मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछने चाहिए, ठाकुर गजेंद्र ने कड़ाई से कहा। जी, तो मैं चलती हूँ, महिला ने सम्मानपूर्वक कहा। रुको, ठाकुर गजेंद्र ने ठंडे स्वर में कहा और उसे एक गंदी नजर से देखा। ये संगीत बहुत अच्छा है, आओ और माहौल बनाओ। जी, महिला ने अनजाने में उसकी कमर के नीचे देखा और धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। चंद्र साम्राज्य, चंद्रनगर,
3 हफ्ते पलक झपकते ही बीत गए और अनन्या का मूड इस दौरान यहाँ आने के शुरुआती दिनों के मुकाबले काफी बेहतर था। दूसरों के किसी भी दखल के बिना मैंने सचमुच अपनी सीखने की यात्रा शुरू कर दी। पिछले 2 हफ्तों से अनन्या की पढ़ाई में साथ देने के अलावा रणवीर और उसका 3 लोगों का परिवार अपने खाली समय में पूरे चंद्रनगर की सैर कर रहा है। मैंने वीकेंड पर रोड ट्रिप की और पास के कुछ मशहूर पर्यटक स्थलों का दौरा किया। यह एक बहुत ही सुखद और मज़ेदार समय था। चंद्र साम्राज्य की मशहूर ताप्ती नदी के किनारे रणवीर और अनन्या एक दूसरे से सटकर बैठे रूही का नन्हा हाथ थामे साथ में डूबते सूरज को देख रहे थे। मैंने प्राचीन जंगलों और घास के मैदानों का भी दौरा किया, जहां सांसें थाम लेने वाले खूबसूरत नज़ारे देखे। कई कीमती तस्वीरें ली गईं। यकीन नहीं होता, हालांकि मेरी क्लास का अभी 1 हफ्ता बाकी है, लेकिन मैंने अपनी लगभग सारी पढ़ाई समय से पहले ही पूरी कर ली है, तो अगले कुछ दिनों में मेरे पास काफ़ी समय होगा। लीला को पता है कि हम चंद्र साम्राज्य में हैं और वो हमसे मिलने के लिए उड़कर आने को बेताब है। उस दिन उपनगरीय दर्शनीय स्थल से लौटते समय अनन्या ने अचानक कार में कुछ कहा। तुमने उसे सब बता दिया? रणवीर ने हैरानी से पूछा। अध्याय 636, क्या ठाकुर साहब इतने ताकतवर हैं? रणवीर के हैरान चेहरे को देखकर अनन्या हंस पड़ी। तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जैसे मैं कोई ऐसी औरत हूं जिससे संपर्क नहीं किया जा सकता। मेरा वो मतलब नहीं था, रणवीर ने सफाई दी। मुझे पता है, मैं बस मजाक कर रही थी, अनन्या ने हंसते हुए कहा। पिछली बार पैराडाइज आइलैंड पर मैंने लीला से नंबर एक्सचेंज किए थे और हम तब से संपर्क में हैं। खैर, लगता है तुम दोनों काफी पक्की सहेलियां बन गई हो, रणवीर ने एक मजबूर मुस्कान के साथ कहा। वो दिल से खुश था कि अनन्या को एक करीबी दोस्त मिल गई। वो जानता था कि लीला त्रिवेदी किस तरह की इंसान है, इसलिए वो बहुत निश्चिंत था। त्रिवेदी बैंक का हेडक्वार्टर धनंजय साम्राज्य में है, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तुम अगले कुछ दिनों तक फ्री हो तो क्यों ना हम वहां चलें? मैं वहां जाकर अंकल ललित से भी मिल लूंगा, रणवीर ने कहा। जिन अंकल ललित की उसने बात की वो ललित त्रिवेदी थे, लीला त्रिवेदी के पिता। एक हादसे में रणवीर ने उनकी जान बचाई थी और वे दोस्त बन गए थे। रणवीर ललित त्रिवेदी के ईमानदार चरित्र और आचरण से बहुत प्रभावित था और उसने ठान लिया था कि अपनी विदेश यात्रा के दौरान वह उनसे जरूर मिलेगा। ये शिष्टाचार की बात है। ठीक है, मैं भी यही सोच रही थी। हम लीला को यहाँ बुलाने के बजाय खुद वहां जाकर मिल लेते हैं जब हमारे पास खाली समय है, अनन्या ने सिर हिलाया। फिलहाल के लिए ये तय हो गया। तभी विक्रम को अचानक एक फोन आया और उसने रिपोर्ट दी। मालिक, करण ने बताया है कि उसने कुछ संदिग्ध लोगों को पकड़ा है और चाहता है कि हम तुरंत वापस आएं। तुम्हारी पहचान क्या है? रणवीर ने तुरंत पूछा। अभी साफ नहीं है, उन्होंने पकड़ते ही मुझे फोन किया, विक्रम ने सिर हिलाया। करण से कहो पूरी जांच पड़ताल करे, फिर हम तुरंत वापस चलते हैं, रणवीर ने आदेश दिया। जी, विक्रम ने जवाब दिया। अगले ही पल संत की आवाज के साथ गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और दूर निकल गई। 1 घंटे बाद गाड़ी होटल पहुंची। अनन्या, तुम रूही को लेकर पहले अंदर जाओ, मैं जाकर देखता हूं कि मामला क्या है और वो कौन है। रणवीर ने विदा ली और विक्रम के साथ निकल गया। हम जल्द ही होटल के पास एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंच गए। जैसे ही गाड़ी रुकी, कई लोग सामने आए। वे सब रुद्रधाम के सदस्य थे। करण, लोहित और साया एक साथ प्रकट हुए, आगे बढ़कर हाथ जोड़कर अभिवादन किया। प्रणाम मालिक, प्रणाम मालिक, लोगों का एक समूह एक स्वर में चिल्लाया। उनके चेहरों पर सम्मान था। रणवीर ने सिर हिलाया और करण और बाकी 2 से पूछा, क्या तुम्हें उनकी पहचान पता चली? मालिक को रिपोर्ट, हमने जांच की है और पाया कि उन लोगों को ठाकुर गजेंद्र ने भेजा था। ये व्यक्ति आर्यन मल्होत्रा का पिता है। उसने विशेष रूप से आर्यन की गुमशुदगी की जांच के लिए लोगों को भेजा था, लेकिन अंततः वे हमारे हत्थे चढ़ गए, करण ने कहा। आखिरकार उन्होंने कदम उठा ही लिया, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे इन लोगों से मिलवाओ। जी, करण ने जल्दी से रास्ता दिखाया। जल्द ही रणवीर एक के बाद एक जर्जर मकानों के पास पहुंचा। कई लोग हाथ पैर बंधे पाए गए। तो तुम लोग मेरी जासूसी कर रहे हो, है ना? रणवीर ने पूछा। तुमने राजकुमार आर्यन को कहाँ छुपाया है? उसे अभी हमारे हवाले करो और साथ ही हमें अभी रिहा करो, वरना तुम्हारा खेल खत्म। एक भारी भरकम पश्चिमी हटे कट्टे आदमी ने खूंखार तरीके से दहाड़ लगाए। मुझे धमकी, रणवीर ने उपहास किया। आर्यन मौत को दावत दे रहा था, मैंने उसे जहन्नुम भेज दिया है। क्या तुमने राजकुमार आर्यन को मार डाला? हटे कट्टे आदमी तुरंत सन रह गए। तुरंत ही उनका गुस्सा फूट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमार आर्यन को मारने की? वो ठाकुर गजेंद्र के बेटे हैं। क्या ठाकुर गजेंद्र इतने ताकतवर हैं? रणवीर ने व्यंग्य से पूछा। अध्याय 637, चेतावनी, विशेष दावत। बिल्कुल, वो ताकतवर हैं। वो धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जिनके पास अपार शक्ति है। उनका एक बेटा है जो आर्यन का बड़ा भाई जैसा है और धनंजय साम्राज्य का नंबर 1 युवा योद्धा है।
अगर तुमने आर्यन को मारने की हिम्मत की है तो जैसे ही ठाकुर गजेंद्र को पता चलेगा वो पलक झपकते ही तुम्हारे पूरे खानदान को मिटा देंगे। एक भारी भरकम आदमी ने गूंजती हुई आवाज में कहा। सच में इतना प्रभावशाली? रणवीर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। बिल्कुल, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि हमें तुरंत रिहा करो, उस आदमी ने अहंकार से कहा, ये सोचते हुए कि रणवीर डर गया है। रणवीर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया, चुपचाप एक सिगरेट जलाई और फिर धीरे से बोला, मार दो इसे। ये कहने के बाद वह मुड़ा और चल दिया। सन, विक्रम ने अपनी तलवार खींची और तुरंत आगे बढ़ा। नहीं, कई हटे कट्टे आदमी चिल्लाए, उनके चेहरे फक पड़ गए। हमें ठाकुर गजेंद्र ने भेजा है। अगर तुमने हमें मारने की हिम्मत की तो तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। बेवकूफ, क्या तुम जानते हो हमारे मालिक कौन हैं? अगर तुम्हारे धनंजय साम्राज्य का सम्राट भी आ जाए तो वो भी मारा जाएगा। विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। उसके बड़े हाथ ने अचानक जोर लगाया। खच खच खच, कई दबी हुई आवाजें सुनाई दी और वो हटे कट्टे आदमी पल भर में लाशों में बदल गए। इसे अच्छी तरह साफ करो, विक्रम ने कहा और अपनी पागल तलवार म्यान में रख ली। बाहर विक्रम ने सम्मानपूर्वक रिपोर्ट दी, मालिक, सब कुछ सुलझा लिया गया है। हाँ, रणवीर ने सिर हिलाया। मालिक, क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी को भेजकर इस ठाकुर गजेंद्र का सफाया करवा दूं? विक्रम की आंखों में एक कातिलाना चमक कौंध गई। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें बता दो कि आर्यन अपनी मौत खुद लाया था और इस मामले को यहीं दफन कर दें। अगर वे बदला लेना चाहते हैं तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। ठीक है, विक्रम ने सिर हिलाया और तुरंत अपने आदमियों को काम पर लगा दिया। ठीक है, काफी देर हो चुकी है, चलो अब आराम करते हैं, रणवीर ने कहा। वैसे मुझे शायद 1-2 दिन में धनंजय साम्राज्य जाना पड़े, तो कृपया तैयारी कर लो। जी, उन सब ने जवाब दिया। उसी दिन धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार के पास एक पत्र पहुंचा। जब ठाकुर गजेंद्र ने पत्र का मजमून देखा तो वो आग बबूला हो गए। हरामजादे, तुम्हारी मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? भले ही आर्यन एक कुत्ता हो, लेकिन वो मेरा बेटा है। मेरे बेटे को मारना ये दिखाता है कि तुम मेरा बिल्कुल सम्मान नहीं करते। गार्ड्स, वो गुस्से में चिल्लाया, जांच जारी रखो, उस शख्स को ढूंढो जिसने मेरे बेटे को मारा और उसे खत्म कर दो। जी, काले कपड़े पहने एक अधीनस्थ ने जल्दी से जवाब दिया। चंद्रनगर। अपना काम खत्म करने के बाद रणवीर आराम करने के लिए अपने होटल लौट आया। रणवीर मूल रूप से अनन्या और लीला को बताना चाहता था कि उसे आने की जरूरत नहीं है और वे खुद उनसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन लीला ने अचानक खुद ही फोन कर दिया। मिस्टर रायचंद, मैं आपके पास आने की योजना बना रही थी, लेकिन मुझे अभी पता चला कि धनंजय साम्राज्य का शाही परिवार एक विशेष दावत आयोजित कर रहा है। मुझे लगता है कि यह आपके काम आ सकता है, तो अगर आपके पास समय हो तो आप अनन्या के साथ आ सकते हैं। कैसी विशेष दावत? रणवीर ने उत्सुकता से पूछा। चंद शब्दों में समझाना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से आपके लिए मददगार होगी। जब आप आएंगे तो मैं आपसे विस्तार से बात करूंगी, लीला ने फोन पर कहा। ठीक है, मैं वैसे भी अंकल ललित से मिलने की योजना बना ही रहा था, यह एकदम सही रहेगा। तो मैं आपका स्वागत करूंगी, लीला ने उम्मीद के साथ कहा। फोन रखने के बाद रणवीर ने अनन्या को बताया कि क्या हुआ था। वह भी बहुत उत्सुक थी। लीला तुम्हारी ताकत जानती है। चूंकि उसने कहा कि यह तुम्हारे लिए मददगार होगा, तो यह जरूर कोई असाधारण बात होगी। लेकिन ये कैसी दावत है? ये वास्तव में अजीब है। कोई बात नहीं, वहां पहुंचकर पता चल जाएगा, रणवीर ने कहा। ठीक है, अनन्या ने सिर हिलाया। मालिक, ठाकुर गजेंद्र धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। शाही परिवार इस समय एक दावत आयोजित कर रहा है और मिस लीला ने भी कहा कि यह आपके लिए मददगार होगा। कहीं ऐसा तो नहीं? विक्रम संशय में लग रहा था। अध्याय 638, त्रिवेदी परिवार से मुलाकात। चिंता मत करो, लीला एक अच्छी इंसान है। अगर इस दावत में कोई साजिश होती तो उसे निश्चित रूप से पता नहीं होता। संक्षेप में, वहां पहुंचने पर सब समझ आ जाएगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। जी, विक्रम ने जवाब दिया। बस एक दिन बाद एक मिनीवैन चंद्रनगर से रवाना हुई और सीधे धनंजय साम्राज्य की ओर चल पड़ी। गाड़ी में बैठे लोग रणवीर और उसका 3 लोगों का परिवार था। विक्रम के गाड़ी चलाने के अलावा रुद्रधाम और छाया संप्रदाय के अन्य सदस्य गुप्त रूप से पीछे चल रहे थे। चंद्र साम्राज्य और धनंजय साम्राज्य एक दूसरे की सीमा से सटे हुए हैं। चंद्रनगर से धनंजय साम्राज्य की राजधानी तक कार से केवल 3 घंटे लगते हैं, जो प्लेन लेने से कहीं ज्यादा सुविधाजनक है और आप रास्ते में नज़ारों का भी आनंद ले सकते हैं। 3 घंटे बाद गाड़ी धनंजय साम्राज्य की राजधानी मोरो पहुंची। करीब 10 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद हम एक भारतीय शैली के मनों पर पहुंचे। यहाँ भारतीय शैली का विला देखना बहुत दुर्लभ है, अनन्या ने आश्चर्य से कहा। अंकल ललित का परिवार अपनी जड़ों और संस्कृति को बहुत महत्व देता है, इसलिए विदेश में बसने के बावजूद उन्होंने हमेशा अपनी भारतीय संस्कृति को संजो कर रखा है।
शायद इसलिए क्योंकि उन्हें अपने वतन की याद आती है, रणवीर ने कहा। लगता है त्रिवेदी परिवार के दिल में देश के लिए सच्ची भावना है, अनन्या ने कहा। जब वे बातें कर रहे थे, गाड़ी रोकी गई और एक सुरक्षा गार्ड आगे आया और पूछा, आप किसे ढूंढ रहे हैं? ललित त्रिवेदी को, रणवीर ने कहा। मास्टर ललित को ढूंढ रहे हैं। सुरक्षा गार्ड के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? रणवीर रायचंद, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर रायचंद, सुरक्षा गार्ड बड़बड़ाया, फिर उसकी सांस अटक गई। कृपया एक पल इंतजार करें। ये कहने के बाद उसने तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। एक पल बाद दरवाजा खोल दिया गया। कृपया अंदर आएं। रणवीर को देखते हुए उसकी आंखों में अब गहरा सम्मान था। दुनिया में कौन नहीं जानता रणवीर रायचंद को, रुद्रधाम के मालिक को। कुछ समय पहले त्रिवेदी पारिवारिक व्यवसाय को एक विनाशकारी झटका लगा था, लेकिन बाद में इसे आसानी से सुलझा लिया गया। मैंने सुना था कि यह रणवीर रायचंद ही थे जिन्होंने उनकी मदद की थी। जैसे ही गाड़ी मनों में दाखिल हुई, पूरी तरह रुकने से पहले ही 50 या 60 का एक आदमी दूसरों के सहारे तेजी से गाड़ी की ओर बढ़ा। उसके पीछे दर्जन भर पुरुष और महिलाएं थीं। रणवीर बेटा, क्या ये तुम हो? सबसे आगे चल रहे अधेड़ उम्र के आदमी ने उत्साह से चिल्लाया। जी अंकल ललित, मैं आपसे मिलने आया हूँ, रणवीर ने कार से उतरते हुए मुस्कुराकर कहा। रणवीर, अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत आगे बढ़ा। कृपया संभल कर, रणवीर ने जल्दी से दूसरे व्यक्ति को सहारा दिया। यह आदमी ललित त्रिवेदी थे, लीला त्रिवेदी के पिता। वे एक महान हस्ती भी थे जिन्होंने दशकों तक विदेशी बाजारों पर राज किया और अकेले दम पर त्रिवेदी बैंक की नींव रखी। वे एक गॉडफादर स्तर के व्यक्ति थे। हालांकि कुछ साल पहले एक दुश्मन के हमले में वे घायल हो गए थे। सौभाग्य से उन्हें रणवीर मिला जिसने उनकी मदद की, वरना वे बहुत पहले ही मर चुके होते। नतीजतन उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो गईं और वे सार्वजनिक जीवन से रिटायर हो गए और छोटे बड़े सभी मामले लीला को सौंप दिए। रणवीर, आखिरकार मैं तुमसे मिल ही लिया। ललित त्रिवेदी बहुत भावुक थे और केवल कुछ शब्दों के बाद ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। अगर उस समय तुम न होते तो मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। कुछ समय पहले तुमने ही कदम बढ़ाया और त्रिवेदी बैंक के सामने अब तक की सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया। मुझे सच में नहीं पता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अंकल ललित, आप बहुत दयालु हैं। ये तो बस एक छोटी सी चीज थी जो मैं कर सकता था, इसमें शुक्रिया जैसा कुछ नहीं, रणवीर ने उनका हाथ हिलाते हुए कहा। आप आजकल कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है। ललित ने जल्दी से सिर हिलाया। वैसे जल्दी से लिविंग रूम में आ जाओ, बाहर खड़े रहना कोई तरीका है भला? जल्द ही लोगों का एक समूह लिविंग रूम में दाखिल हुआ। रणवीर ने अनन्या और रूही का परिचय ललित त्रिवेदी से कराया। ललित के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी, जैसे कि वह अपने खुद के बच्चे के साथ बेहद स्नेह से पेश आ रहे हों। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रणवीर ने पूछा, क्या लीला व्यस्त है? ललित ने अपने माथे पर हाथ मारा। देखो मैं कितना व्यस्त हूँ, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। धनंजय साम्राज्य का शाही परिवार एक विशेष दावत आयोजित कर रहा है और लीला ने आज फिर उनके लोगों से बात की। मैं फोन करता हूँ और पूछता हूँ। अध्याय 639, प्राचीन महाकाल राज्य से खबर। ठीक है, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ अंकल ललित। रणवीर ने सिर हिलाया। ललित त्रिवेदी ने तुरंत लीला को फोन करके रणवीर के परिवार के आने की सूचना दी। फोन रखने के बाद ही रणवीर ने पूछा, अंकल ललित, आखिर धनंजय साम्राज्य द्वारा आयोजित यह विशेष दावत किस बात को लेकर इतनी खास है? कहा जा रहा है कि यह प्राचीन महाकाल राज्य के एक खजाने से संबंधित है, ललित ने कहा। प्राचीन महाकाल राज्य, ये नाम सुनते ही रणवीर के चेहरे का रंग बदल गया। वहां मौजूद अनन्या और विक्रम के चेहरे भी बदल गए। बर्फीले क्षेत्र के गुप्त लोक में नर्क के बॉस रक्तासुर को मारने के बाद रणवीर को एक कांस्य मुद्रा मिली थी। उस समय के शोध के अनुसार उस कांस्य मुद्रा पर लिखे लेख प्राचीन महाकाल सभ्यता के थे। यह एक कम ज्ञात देश था जो प्राचीन सिल्क रोड पर उभरा था, लेकिन इतिहास से गायब होने से पहले ये केवल 100 साल से थोड़ा अधिक समय तक अस्तित्व में रहा। आज तक कांस्य मुद्रा पर बने चिन्हों का अर्थ निर्धारित नहीं किया गया है। अब धनंजय साम्राज्य का शाही परिवार प्राचीन महाकाल राज्य से संबंधित एक दावत आयोजित करने जा रहा है। रणवीर का भाव कैसे नहीं बदलता। उसने तुरंत पूछा, वह किस तरह का खजाना है? मुझे भी अभी नहीं पता। लीला के वापस आने तक इंतजार करना होगा, वही कुछ बता पाएगी, ललित ने सिर हिलाते हुए कहा। रणवीर ने सिर हिलाया। वह इसके बारे में और भी ज्यादा उत्सुक हो गया। ... आधे घंटे बाद लीला त्रिवेदी जल्दी वापस आए और कार से उतरते ही सीधे लिविंग रूम में गई। मिस्टर रायचंद, अनन्या, उसने जल्दी से पुकारा। उसकी आंखों में आश्चर्य भरा था। लीला, अनन्या ने नमस्ते किया, फिर रूही को बुलाया। रूही, जल्दी से आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते आंटी, रूही ने प्यार से नमस्ते किया। प्यारी बच्ची, लीला ने रूही के सिर पर हाथ फेरा। नमस्ते का आदान प्रदान करने के बाद रणवीर सीधे मुद्दे पर आया।
लीला, तुमने फोन पर कहा था कि धनंजय साम्राज्य का शाही परिवार एक विशेष दावत आयोजित करने जा रहा है। मैंने अभी अंकल ललित से पूछा और उन्होंने कहा कि यह प्राचीन महाकाल राज्य के खजाने से संबंधित है। आखिर चल क्या रहा है? यह मामला थोड़ा पेचीदा है, कृपया सब लोग बैठ जाए, लीला ने कहा। सबके बैठने के बाद उसने पानी का एक घूंट लिया और फिर विस्तार से समझाया। पश्चिमी इतिहास में महाकाल राज्य नाम का एक छोटा सा देश था। कहा जाता है कि यह दैवीय आदेशों वाली एक पवित्र भूमि थी। महाकाल राज्य का विनाश भी इन्हीं चीजों से जुड़ा था। संक्षेप में, ये रहस्यों से भरा है। हाल ही में कुछ विशेषज्ञों और प्रोफेसरों ने प्राचीन महाकाल राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पर शोध किया है। उनका कहना है कि प्राचीन महाकाल राज्य में देवताओं से संबंधित एक खजाना खोजा गया है, लेकिन उन्हें वहां जाने के लिए कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को भर्ती करने की आवश्यकता है। इसलिए धनंजय साम्राज्य ने उपयुक्त कर्मियों का चयन करने के लिए ये दावत आयोजित की। शाही परिवार आज आया और मुझे कुछ और जानकारी दी। वे जिन लोगों को भर्ती करना चाहते हैं वे युवा होने चाहिए और उनकी साधना मजबूत होनी चाहिए। इसके अलावा यह मामला गोपनीय है और केवल परिचितों की सिफारिश के माध्यम से ही किया जा सकता है, इसीलिए मैंने आपके बारे में सोचा। अगर आप प्राचीन महाकाल राज्य का खजाना प्राप्त कर लेते हैं तो यह आपके साधना स्तर को सुधारने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए मैं देखना चाहती थी कि क्या आप इसमें रुचि रखते हैं। प्राचीन महाकाल राज्य में एक खजाना खोजा गया है। ये सुनते ही रणवीर की आंखें तुरंत चमक उठीं। उस विशेषज्ञ प्रोफेसर का नाम क्या है जिसने प्राचीन महाकाल राज्य के खजाने की खोज की? लीला रुक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रणवीर ऐसा सवाल पूछेगा। उसने उसे यह राज बताया, इस उम्मीद में कि रणवीर सहमत हो जाएगा। भले ही उसे दिलचस्पी न हो, वह समझ सकती थी। आप इस विषय पर शोध करने वाले विशेषज्ञों और प्रोफेसरों के नाम क्यों पूछेंगे? हालांकि यह अजीब लग रहा था, मैंने सच्चाई से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। क्या कोई समस्या है? उसने सावधानी से पूछा। अध्याय 640। रणवीर ने जवाब नहीं दिया, लेकिन तुरंत अनन्या से पूछा, अनन्या, तुमने उस कांस्य मुद्रा की जांच के लिए जिस विशेषज्ञ को ढूंढा था उसका नाम क्या है? अनन्या भी थोड़ी उलझन में थी। रणवीर को शायद कुछ पता चल गया था, लेकिन उसने कोई और सवाल नहीं पूछा और ईमानदारी से जवाब दिया, उनका नाम प्रोफेसर दीनानाथ है। क्या कांस्य मुद्रा भी उनके पास है? रणवीर ने फिर पूछा। हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि असली चीज को देखना सबसे अच्छा होगा, इसलिए मैंने पूरी गोपनीयता के साथ बीमा कंपनी के जरिए उन्हें सौंप दिया। लेकिन चिंता मत करो, अपना शोध पूरा करने के बाद वो इसे मुझे लौटा देंगे। अनन्या ने सोचा कि रणवीर इस बारे में चिंतित है, इसलिए उसने जल्दी से सफाई दी। अनन्या, तुम मुझे गलत समझ रही हो। रणवीर ने सिर हिलाया। तो क्या बात है? अनन्या ने हैरान होकर पूछा। मैं बाद में समझाऊंगा, बस अभी मेरे लिए प्रोफेसर दीनानाथ से संपर्क करो और पूछो कि वे कहाँ हैं और क्या कांस्य मुद्रा वापस मिल सकती है। और कुछ मत कहना। रणवीर का लहजा कुछ जल्दबाजी वाला था। ठीक है। अनन्या ने सिर हिलाया और तुरंत प्रोफेसर दीनानाथ से संपर्क किया, लेकिन कई कोशिशों के बाद बात हो पाए। संक्षिप्त बातचीत के बाद उन्होंने फोन रख दिया। बुरा नहीं है, प्रोफेसर दीनानाथ ने कहा कि हम शोध के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गए हैं। कांस्य मुद्रा की कुछ और दिनों के लिए जरूरत होगी। एक बार शोध के परिणाम आ जाने पर हमें आने के लिए सूचित किया जाएगा और फिर हम इसे साथ ले आएंगे। कुछ तो गड़बड़ है। रणवीर की आंखों में एक कातिलाना चमक कौंध गई। क्या प्रोफेसर दीनानाथ कांस्य मुद्रा हड़पने का इरादा रखते हैं? अनन्या को अचानक एहसास हुआ, उसके चेहरे का रंग बदल गया। क्या मुझे जाकर इसे वापस मांगना चाहिए? अभी जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ, मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ। रणवीर ने अनन्या को रोका। ठीक है। अनन्या ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। मिस्टर रायचंद, अगर मैं पूछ सकूं तो आप किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? लीला ने उत्सुकता से पूछा। ललित त्रिवेदी और बाकी लोग पूरी तरह से हैरान होकर उसे देख रहे थे। रणवीर ने दूसरों की ओर देखा। ललित त्रिवेदी जितने चतुर थे, तुरंत समझ गए कि क्या मतलब है और हाथ हिलाते हुए बोले, यहाँ तुम्हारे लिए करने को कुछ नहीं है, जाओ अपना काम करो। जल्द ही रिश्तेदारों और कुल के लोगों का एक समूह चला गया। लिविंग रूम में केवल ललित त्रिवेदी और उनकी बेटी लीला ही बचे। रणवीर, क्या अब ठीक है? ललित ने पूछा। क्योंकि इसमें गोपनीय मामले शामिल हैं, सुरक्षा कारणों से यही एकमात्र तरीका है। कृपया बुरा मत मानना अंकल ललित, रणवीर ने माफी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, सतर्क रहना सही है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन मुझे भी उत्सुकता है, वो किस तरह का इंसान है जिसने तुम्हें इतना सतर्क कर दिया? ललित ने पूछा। रणवीर ने कुछ नहीं छुपाया और संक्षेप में बताया कि कैसे उसने नर्क के लॉर्ड को मारा, कांस्य मुद्रा प्राप्त की और कैसे अनन्या ने कोड को समझने के लिए प्राचीन महाकाल राज्य का अध्ययन करने वाले एक विशेषज्ञ को ढूंढा। ये सुनने के बाद ललित और लीला दोनों हैरान रह गए। उन्होंने लंबे समय से नर्क की ताकतों के बारे में सुना था जो पश्चिम में रहते थे। ये पश्चिमी साधना जगत की 4 प्रमुख शक्तियों में से एक है।
लेकिन 1 सदी पहले इसे नष्ट कर दिया गया था। उम्मीद नहीं थी कि इस शक्ति का नेता आर्यावर्त के भीतर छिपा था और अंततः रणवीर के हाथों मारा गया। तो मिस्टर रायचंद, आपका मतलब है कि अनन्या ने जिस प्रोफेसर दीनानाथ को ढूंढा था, बहुत संभव है कि वही विशेषज्ञ है जिसने धनंजय साम्राज्य को जानकारी दी। हाँ, रणवीर ने सिर हिलाया। उसने अभी अनन्या के साथ वो फोन कॉल किया था और सामने वाला अस्थायी रूप से वापसी में देरी कर रहा था, जो साफ इशारा करता था कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन अगर उन्होंने सचमुच कुछ कीमती खोजा था तो वे खुद खजाना ढूंढने क्यों नहीं गए, बजाय इसके कि धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार को बताते। लीला ने उलझन में पूछा। लीला, तुम लोगों के दिलों को अच्छी तरह नहीं समझती। अगर सब कुछ वैसा ही है जैसा रणवीर अंदाजा लगा रहा है, तो प्रोफेसर दीनानाथ के पास अपने दम पर खजाने का पता लगाने की क्षमता नहीं होगी, इसलिए उनके पास धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार के साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये भी संभव है कि उन्होंने कुछ जानकारी छुपाई हो और जानबूझकर धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार का इस्तेमाल कर रहे हों। ललित त्रिवेदी ने शांत भाव से कहा। अध्याय 641 जांच। रणवीर रायचंद ने सिर हिलाया। चाचा, ललित ने जो कहा, मेरे मन में भी बिल्कुल वही बात थी। इतनी बड़ी जुर्रत, यकीन नहीं होता कि वे ऐसा कर सकते हैं। लीला त्रिवेदी अभी भी हैरानी में थी। इंसान की सूरत से उसकी सीरत का पता नहीं चलता। ठीक वैसे ही जैसे आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आपके अपने रिश्तेदार त्रिवेणी बैंक को इस तरह धोखा देंगे, रणवीर ने कहा। ये सच है, लीला ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। लीला, क्या तुम एक बार फिर पूछकर उस विशेषज्ञ का नाम पक्का कर सकती हो जिसने धनंजय साम्राज्य को जानकारी दी थी? एक बार नाम पक्का हो जाए तो सब कुछ साफ हो जाएगा, रणवीर ने कहा। ठीक है, मैं अभी किसी से पता करवाती हूँ। लीला तुरंत मान गई। विक्रम, रणवीर ने तेजी से आवाज दी। आपका सेवक हाजिर है। विक्रम आगे बढ़ा। प्रोफेसर दीनानाथ का फोन नंबर पता करो और देखो कि हाल ही में अनन्या के साथ हुई उनकी कॉल का आईपी एड्रेस कहाँ का है, रणवीर ने निर्देश दिया। जी। अनन्या शर्मा से प्रोफेसर दीनानाथ का नंबर लेने के बाद विक्रम ने तुरंत जांच का आदेश दे दिया। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद रणवीर ने थोड़ी राहत महसूस की। अब बस खबर का इंतजार था। लीला, दावत कब है? कल रात। ठीक है, समझ गया। अगर और कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, रणवीर ने कहा। पहले मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन चूंकि यह प्राचीन महाकाल राज्य से जुड़ा मामला था, इसलिए मुझे जाना ही था, चाहे प्रोफेसर दीनानाथ ने जानकारी लीक की हो या नहीं। उस दोपहर त्रिवेदी परिवार के घर पर खाना खाने के बाद रणवीर और उनका समूह पास के एक होटल में चेक इन करने चला गया। ललित त्रिवेदी ने उन्हें त्रिवेदी निवास में रुकने के लिए बहुत मनाया, लेकिन रणवीर शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और दूसरों के लिए परेशानी नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। होटल में चेक इन करते ही विक्रम को खबर मिल गई। स्वामी, प्रोफेसर दीनानाथ का आईपी एड्रेस मायापुरी, धनंजय साम्राज्य में ट्रेस हुआ है, यानी वहीं जहां हम हैं। रणवीर की आंखें पल भर में सर्द हो गईं। क्या संयोग है कि प्रोफेसर दीनानाथ इस समय यहीं हैं? स्वामी, क्या हम ये पक्का मान सकते हैं कि धनंजय साम्राज्य को जानकारी देने वाला विशेषज्ञ प्रोफेसर दीनानाथ ही हैं? विक्रम ने ठंडे स्वर में पूछा। हालांकि यह लगभग तय है, लेकिन अभी भी लीला की तरफ से जानकारी की कमी है। हम अभी उन्हें सचेत नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि प्रोफेसर दीनानाथ के पास क्या जानकारी है। रणवीर ने विचार किया। मैं समझ गया, विक्रम ने जवाब दिया। अगले दिन तक लीला त्रिवेदी की ओर से कोई खबर नहीं आई। सुबह सुबह उसने रणवीर को कॉल किया और बस इतना कहा कि दूसरी तरफ वाले की पहचान बहुत रहस्यमयी है और वह अपने मौजूदा तरीकों से उसका पता नहीं लगा पा रही है। दोपहर तक भी कोई प्रगति नहीं हुई। लगता है हमें कोई नतीजा नहीं मिलेगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। फिर साया को बुलाया। साया, प्रोफेसर दीनानाथ के आईपी एड्रेस के आधार पर उनका पता लगाओ। मेरे आदेश का इंतजार करो। जी। साया ने सहमति जताई और तुरंत काम पर लग गया। बस 1 घंटे बाद एक संदेश आया। स्वामी को रिपोर्ट कर रहा हूँ, प्रोफेसर दीनानाथ का पता चल गया है और उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उस पर पैनी नजर रखो, रणवीर ने कड़ाई से कहा। भले ही अभी यह पक्का नहीं था कि धनंजय साम्राज्य को जानकारी लीक करने वाले विशेषज्ञ दीनानाथ ही थे, लेकिन अगर आज रात दीनानाथ का धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार से कोई भी संबंध निकला तो उन्हें तुरंत दबोच लिया जाएगा। भले ही आज रात पता न चले, हम उनके दरवाजे पर जाकर उन्हें हिरासत में ले सकते हैं और तब सब कुछ साफ हो जाएगा। हालांकि हम अभी यह आखिरी कदम नहीं उठा सकते। उसे डर था कि प्रोफेसर दीनानाथ शायद कुछ गहरे राज छुपा रहे हों। इस समय तक अनन्या शर्मा को काफी हद तक यकीन हो गया था कि दीनानाथ ही वो शख्स थे जिन्होंने धनंजय साम्राज्य को जानकारी लीक की थी और वह रणवीर की ओर माफी भरी नजरों से देख रही थी। रणवीर, ये सब मेरी गलती है कि मैंने दूसरों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि प्रोफेसर दीनानाथ। रणवीर ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, ये बस दीनानाथ का विश्वासघात है। इसके अलावा हम अभी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि यह उन्हीं का काम हो।
हमें सच्चाई जानने के लिए आज रात की दावत में शामिल होना होगा। अध्याय 642 शाही दावत। ठीक है, रणवीर के तसल्ली भरे शब्द सुनकर अनन्या शर्मा को थोड़ी राहत मिली। शाम 6 बजे लीला त्रिवेदी ने फोन करके कहा कि हम निकल सकते हैं। कुछ ही मिनटों बाद दोनों पक्ष त्रिवेदी निवास पर मिले और 2 अलग अलग वैन में सवार होकर धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार की ओर बढ़ चले। 30 मिनट बाद गाड़ी शहर के केंद्र में पहुंची, जहां एक शानदार प्राचीन महल खड़ा था जो धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार का निवास था। प्रवेश द्वार पर भारी सुरक्षा थी और वहां पहले से ही कई गाड़ियां खड़ी थीं। अंदर से उतरने वाले लोग बेहद शानदार कपड़े पहने हुए थे और उनसे एक रईसी की महक आ रही थी। लीला त्रिवेदी ने निमंत्रण पत्र निकाला और रणवीर और अन्य लोगों को सफलतापूर्वक अंदर ले जाने में सफल रही। आज दावत में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को निमंत्रण पत्र की आवश्यकता थी। यदि योद्धा या अन्य व्यक्ति भी प्रवेश करना चाहते थे तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना जरूरी था जिसके पास निमंत्रण हो, अन्यथा वे शाही महल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। मेहमानों को बैंक्वेट हॉल में ले जाने के लिए विशेष कर्मचारी तैनात थे। रणवीर और उनका समूह वेटर के पीछे पीछे चला और जल्द ही बैंक्वेट हॉल में प्रवेश कर गया। विलासिता की एक लहर सी दौड़ गई। फर्श पर ऊनी कालीन और दीवारों पर पश्चिमी शैली की नक्काशियां रोशनी में जगमगा रही थीं। कई पेंटिंग जो सभी उस्तादों द्वारा बनाई गई थीं, भी वहां प्रदर्शित थीं। महल का गुंबद भी भित्ति चित्रों से सजा हुआ था, जो कई मीटर लंबे विशाल झूमर की रोशनी में जीवंत हो उठे थे। यहाँ सब कुछ इतना भव्य था कि आंखें चौंधिया जाएं। ये पश्चिमी रईस वास्तव में बहुत अमीर हैं, विक्रम ने साइड से आश्चर्य जताया। रणवीर चुप रहा। लीला त्रिवेदी के पीछे चलते हुए चुपचाप अपने आसपास का मुआयना कर रहा था। विशाल बैंक्वेट हॉल में सैकड़ों लोग पहले ही जमा हो चुके थे। चहल पहल थी, बातें हो रही थीं और सब शिष्टता से पेश आ रहे थे। मैंने लीला को पहले कहते सुना था कि मेहमान सभी उच्च समाज के लोग हैं, और लगता है कि यह सच है। इन लोगों के बीच काफी पश्चिमी युवा थे जो तने हुए खड़े थे और आत्मविश्वास से भरे हुए थे। ये सब लोग योद्धा हैं, ये जरूर प्राचीन महाकाल राज्य में प्रवेश पाने के लिए आए हैं। रणवीर ने मन ही मन सोचा। इन युवाओं के साथ कुछ बुजुर्ग भी थे। चूंकि प्राचीन महाकाल राज्य में प्रवेश के लिए योद्धाओं के चयन में केवल युवाओं की आवश्यकता है, इसलिए इन बुजुर्गों के पास निश्चित रूप से कोई मौका नहीं है। उनके साथ आने का कारण मुख्य रूप से इन युवा योद्धाओं की सुरक्षा करना है। ये दर्शाता है कि ये युवा योद्धा सभी शक्तिशाली परिवारों या प्रभावशाली ताकतों से आते हैं और उनकी पहचान साधारण नहीं है। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए विशेष कर्मियों द्वारा उनकी सुरक्षा की जा रही है। जैसे रणवीर इन लोगों को परख रहा था, वैसे ही वे भी रणवीर और उसके समूह को आंक रहे थे। अपने पूर्वी नैन नक्श के साथ वह पश्चिमी लोगों के समूह से काफी अलग दिख रहा था। रणवीर ने बहुत ही अनौपचारिक कपड़े पहने थे, धूप का चश्मा और टोपी लगा रखी थी, जिससे उसकी असली शक्ल देखना मुश्किल था। ज्यादातर लोगों का ध्यान अनन्या शर्मा और लीला त्रिवेदी पर था। आखिरकार उन दोनों की खूबसूरती के आगे वहां मौजूद रईस महिलाएं और राजकुमारियां भी फीकी लग रही थीं। मिस लीला, शाही परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। एक टक्सीडो पहने हुए आदमी ने आकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। ठाकुर गजेंद्र, बहुत समय हो गया, लीला ने मुस्कुराते हुए कहा। ठाकुर गजेंद्र। रणवीर के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। अनन्या शर्मा, विक्रम और अन्य लोगों ने भी आश्चर्य दिखाया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ इस शख्स से मुलाकात होगी। ये व्यक्ति आर्यन मल्होत्रा का पिता था। अगर आप ठाकुर गजेंद्र को मार भी डालें तो भी उसे शायद पता नहीं चलेगा कि उसके बेटे आर्यन मल्होत्रा को मारने वाला व्यक्ति उसके ठीक सामने खड़ा है। ये वो योद्धा है जिनका आपने परिचय कराया था, सही है? ठाकुर गजेंद्र ने रणवीर और उसके समूह की ओर देखा। मुझे ऐसा ही लगता है। वे बस देखने आए हैं, वे शायद वास्तव में भाग न लें, लीला ने कहा। मिस लीला बहुत विनम्र हैं। प्राचीन महाकाल राज्य में एक खजाना खोजा गया है और सम्राट वहां जाने के लिए युवा प्रतिभाओं की भर्ती कर रहे हैं। ये जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है, इसलिए इसके लिए प्रतिस्पर्धा करना सामान्य है। अपनी महत्वाकांक्षा छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। लीला त्रिवेदी को असहज महसूस हुआ, लेकिन दूसरा पक्ष आखिरकार ठाकुर गजेंद्र था, धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार का एक शक्तिशाली व्यक्ति, इसलिए उसे दिखावा करना पड़ा। ठाकुर गजेंद्र दूसरों की भावनाओं की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए बोला, मेरी तरह मैं इस अवसर को हथियाने के लिए अपने बेटे को साथ लाया हूँ। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने हाथ हिलाया और कहा, लखन। एक लंबा पतला नौजवान जिसकी लंबाई लगभग 1.9 मीटर होगी, लंबे डग भरता हुआ आया। उसके बाल घुंघराले थे, रंग गोरा था और आंखें चमकदार नीली थीं। वह पास आया और उदासीन निगाहों से रणवीर और उसके साथियों को घूरने लगा। यह मिस लीला त्रिवेदी हैं, त्रिवेणी बैंक की प्रेसिडेंट। नमस्ते करो। नमस्ते, लखन ने रूखेपन से कहा। नमस्ते, तो तुम लखन हो? मैंने तुम्हारे बारे में पहले सुना है। लीला मुस्कुराई, उसने नाम पहचान लिया था।
हालांकि उससे निकलने वाली आभा बहुत ठंडी थी, जिसमें एक शक्तिशाली दमनकारी बल था, जैसे कि वह उसे दबाना चाहता हो। इस तरह की आभा शायद ज्यादातर लोगों के लिए संभालना बहुत मुश्किल होगा। लखन ने कोई जवाब नहीं दिया। ठाकुर गजेंद्र ने अपनी बात जारी रखी, ये सभी मिस लीला द्वारा परिचय कराए गए योद्धा हैं। अगर बाद में मुकाबला करने का मौका मिले तो कृपया उनके साथ नरमी से पेश आना और उन्हें चोट मत पहुंचाना। लखन की निगाहें तुरंत रणवीर और उसके समूह पर टिक गईं, उसकी आंखें पल भर में और भी ठंडी हो गईं और दुश्मनी से भर गईं। तो फिर हम देखेंगे कि उनकी किस्मत कितनी अच्छी है, ये लड़का कितना घमंडी है। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं, लेकिन रणवीर के साथ होने के कारण उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। मुझे नहीं पता कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, लेकिन तुम्हारी शायद इतनी अच्छी नहीं है, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या कहा तुमने? लखन को तुरंत गुस्सा आ गया, उसके शरीर से एक भयानक जानलेवा मंशा उमड़ पड़ी। उसकी प्राण शक्ति पहले से ही घूम रही थी और एक ठंडी और भयंकर आभा तुरंत फूट पड़ी। धड़ाम! विक्रम तुरंत आगे बढ़ा, सीधे लखन का सामना करते हुए। बेहतर होगा कि तुम अपनी मौत को दावत न दो, वह धीमी धमकी भरी आवाज में बोला। लखन का गुस्सा और भी भड़क गया। तुम्हें, एक पूर्वी आदमी को, मुझे धमकाने का क्या अधिकार है? वह अपनी बात खत्म करने के बाद हमला करने ही वाला था। लखन, जल्दबाजी नहीं, ठाकुर गजेंद्र ने पुकारा। लखन ने अपने गुस्से को दबाने के लिए गहरी सांस ली। विक्रम को ऐसे घूर रहा था जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। रणवीर को बिल्कुल परवाह नहीं थी और अंत में उसने ठाकुर गजेंद्र से कहा, अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखना, कहीं ऐसा न हो कि कोई और भी चला जाए। मुझे तुम्हारे लिए दुख होगा। ठाकुर गजेंद्र के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। सामने वाले को साफ पता था कि उसका दूसरा बेटा मुसीबत में है। तुम वास्तव में बहुत ढीठ हो, मुझे इस तरह धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या जानते हो, लेकिन जो तुम अभी कह रहे हो वह मुझे बहुत नाराज कर रहा है। वह तुरंत मुड़ा और चिल्लाया, लखन, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। अगर बाद में जगह के लिए मुकाबला होता है और हम इन लोगों से टकराते हैं तो बिल्कुल भी रहम मत करना। बिल्कुल नहीं, लखन ने ठंडे स्वर में कहा। मिस लीला, मुझे कहना ही होगा, जिन लोगों का आपने परिचय कराया है वे वास्तव में अपनी सीमाओं से अनजान हैं। आपको उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम पहले से कर लेना चाहिए। ठाकुर गजेंद्र ने ठंडे स्वर में उपहास किया और फिर लखन के साथ चला गया। लीला त्रिवेदी का चेहरा ठंडा पड़ गया था। उसने शुरू में कहा था कि रणवीर और अन्य शायद भाग न लें, लेकिन ये ठाकुर गजेंद्र ही था जो अपने आप से बात कर रहा था। पहले उसने बदतमीजी की और उसके बेटे ने पहले उकसाया, फिर भी वह मुड़कर उसे ही भाषण दे रहा था। ये हास्यास्पद है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने किससे पंगा लिया है। उसे क्या पता था कि असल में अज्ञानी और घमंडी तो वह खुद है। अध्याय 643, दावत का असली मकसद। मिस्टर रणवीर, कृपया नाराज न हों। ठाकुर गजेंद्र हमेशा से ही ऐसा इंसान रहा है, लीला त्रिवेदी ने कहा। बेशक मैं नाराज नहीं हूँ। जो इंसान मरने वाला हो उससे बहस करना बेकार है, रणवीर ने शांत भाव से कहा। मरने वाला इंसान? लीला का दिल जोर से धड़क उठा। क्या रणवीर का मतलब उसे मारने से था? हालांकि रणवीर के स्वभाव को देखते हुए ये तथ्य कि उसने सामने वाले को मौके पर ही नहीं मारा पहले ही संयम माना जाएगा। अगर गजेंद्र सच में मारा जाता है तो यह उसकी अपनी गलती है। ये लखन कौन है? रणवीर ने लापरवाही से पूछा। ठाकुर गजेंद्र के कई बेटों में से एक, उसने छोटी उम्र में ही युद्ध कला की दुनिया में कदम रखा और बाद में सूर्य मंदिर में शामिल हो गया, जो पश्चिमी दुनिया की एक शीर्ष शक्ति है जिसकी ताकत जबरदस्त है। सालों की साधना के बाद लखन सूर्य मंदिर का एक महाप्रतिभा बन गया है। उसे आज तक छिपा कर रखा गया था और यह पहली बार है जब मैंने उसे देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना घमंडी होगा, लीला ने समझाया। तो तुम्हारी पृष्ठभूमि काफी मजबूत है, रणवीर ने सिर हिलाया। हालांकि जीनियस तो हर गली में मिल जाते हैं और थोड़ा आत्मविश्वास समझ में आता है, लेकिन बिना दिमाग का घमंड तो सिर्फ मूर्खता है। उसके सामने दिखावा करना मूर्खता की पराकाष्ठा है। इस दावत में आप सभी का स्वागत है। तभी एक अधेड़ उम्र का या बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आया, जो स्थानीय सांस्कृतिक विशेषताओं वाले कपड़े पहने हुए था और एक पुराने जमाने के रईस जैसा लग रहा था। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी चल रहा था, जिससे एक ठंडी और कठोर आभा निकल रही थी, जो स्पष्ट रूप से जादू का उस्ताद था। कई अंगरक्षकों ने रईस से एक निश्चित दूरी बनाए रखी, उनकी तेज निगाहें अपने आसपास जमी हुई थीं। इस व्यक्ति के बोलने के बाद बैंक्वेट हॉल में हर कोई शांत हो गया और सम्मान के साथ उसकी ओर देखने लगा। ये धनंजय साम्राज्य के सम्राट चंद्रेश हैं, लीला ने परिचय दिया। ठीक है, रणवीर ने सिर हिलाया। मैं चंद्रेश, धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार की ओर से सभी मेहमानों का स्वागत करता हूँ। कृपया इसे अपना ही घर समझें और अपनी जगह ग्रहण करें। चंद्रेश जोर से बोले और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। साथ ही कुछ लोग उनकी चापलूसी करने लगे। जल्द ही सब बैठ गए।
महामहिम सम्राट चंद्रेश, आपने सभी को आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया और कहा कि यह प्राचीन महाकाल राज्य में खजाने की खोज से संबंधित है। आखिर चल क्या रहा है? किसी ने बेसब्री से पूछा। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि सम्राट हमें सीधे बताएंगे, नहीं तो ये सभी को और अधिक जिज्ञासु बना देगा। और भी लोग बीच में बोल पड़े। चूंकि हर कोई इतनी जल्दी में है, मैं आपको सीधे बता देता हूँ। कुछ दिन पहले आर्यावर्त वंश के एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ जो प्राचीन महाकाल राज्य पर शोध कर रहे हैं, ने हाल ही में उस देवता से संबंधित खजाने की खोज की है जिसने कभी प्राचीन महाकाल राज्य की रक्षा की थी। यह एक रहस्यमयी गुप्त क्षेत्र है जिसे दैवीय चमत्कार के रूप में जाना जाता है, जिसमें अनगिनत खजाने हैं। लेकिन केवल उत्कृष्ट युवा योद्धा ही प्रवेश करने के योग्य हैं, अन्यथा उन्हें एक रहस्यमयी शक्ति द्वारा रोक दिया जाएगा। इसलिए आज की दावत का उद्देश्य कुछ भरोसेमंद युवा योद्धाओं का चयन करना है ताकि देवताओं के चमत्कार को सक्रिय किया जा सके और प्राचीन महाकाल राज्य द्वारा संरक्षित खजाना खोजा जा सके। सम्राट चंद्रेश ने कहा। इन शब्दों के बोले जाने के बाद पूरे बैंक्वेट हॉल में खुशी की लहर दौड़ गई। प्राचीन महाकाल राज्य, हालांकि यह केवल थोड़े समय के लिए अस्तित्व में रहा, रहस्य से भरा है और इसने अनगिनत किंवदंतियां छोड़ी हैं। सभी जानकारी प्राचीन महाकाल राज्य की अविश्वसनीय ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की ओर इशारा करती है। सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि प्राचीन महाकाल राज्य एक पवित्र भूमि थी जिसे देवताओं ने बनाया था जो पृथ्वी पर उतरे थे। कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन महाकाल राज्य के लोगों को दैवीय मार्गदर्शन मिला और अंततः वे स्वर्ग के रास्ते पर चल पड़े। आर्यावर्त साम्राज्य की साधना अवधारणाओं के शब्दों में इसका मतलब है कि वे सभी अमर हो गए। कुछ अप्रिय अफवाहें भी हैं जो कहती हैं कि महाकाल साम्राज्य ने किसी असाधारण प्राणी की खोज की, अनजाने में उसे क्रोधित कर दिया और पूरे साम्राज्य को एक विनाशकारी तबाही का सामना करना पड़ा। ... तरह तरह की अफवाहें और गपशप बहुत दिलचस्पी और आकर्षण का स्रोत बन गई हैं। यही कारण है कि वहां मौजूद हर कोई इतना भावुक था। आखिरकार इतिहास में कई योद्धाओं ने प्राचीन महाकाल राज्य के खंडहरों को खोजा है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आज ये खबर सुनना इतना बड़ा सरप्राइज था। महामहिम, देवताओं के चमत्कार के सक्रिय होने के बाद अंदर क्या खजाने हैं? किसी ने जलती हुई आंखों से पूछा। उपलब्ध जानकारी के आधार पर अंदर कुछ जादुई कलाकृतियां होनी चाहिए जो दुनिया को नष्ट करने के स्तर की हों। कुछ शक्तिशाली मंत्र भी हैं जो सभी बहुत प्राचीन हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी के तत्वों की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं और हवा, आग, गरज और बिजली को आदेश दे सकते हैं। दुनिया के लिए जिसके पास इनमें से कोई एक मंत्र है वह देवता के समान है। और कुछ दुर्लभ खजाने भी हैं जिनके केवल एक फल को निगलने से अमरता मिल सकती है, जिससे कोई सूरज और चांद जितना लंबा जी सकता है। सम्राट चंद्रेश ने जोर देकर घोषणा की। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि उन्होंने उन चीजों को अपनी आंखों से देखा हो, जिसने तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों की भावनाओं को फिर से भड़का दिया। जादुई हथियार जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने में सक्षम हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के तत्वों को नियंत्रित करने की विभिन्न तकनीकें और दुर्लभ खजाने जो अमरता प्रदान करते हैं। सिर्फ सोचने से ही रोमांच हो रहा है। महामहिम, हम कब निकल सकते हैं? हम अपने प्रस्थान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कृपया जल्दबाजी न करें। हमने निमंत्रण देने वाले को योद्धाओं को यहाँ लाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आसानी से दूसरों को पता नहीं चलने देना चाहिए। इसलिए योद्धाओं के चयन के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं। केवल 20 लोगों की जरूरत है और उनकी उम्र 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसे गुप्त रखा जाना चाहिए। भले ही आपका चयन न हो, आप बाहरी दुनिया को एक भी बात नहीं बता सकते, अन्यथा आप यहाँ मौजूद सभी लोगों को अपना दुश्मन बना लेंगे। सम्राट चंद्रेश ने गंभीरता से कहा। इन 20 स्थानों की पुष्टि कैसे की जाती है? किसी ने पूछा। ये बहुत आसान है। मौजूद 20 सबसे शक्तिशाली युवा योद्धाओं का चयन करें और अपनी ताकत साबित करने का सबसे अच्छा तरीका सीधा मुकाबला है। सम्राट चंद्रेश ने ठंडे स्वर में कहा। एक द्वंद्व युद्ध की आवश्यकता है। ये सुनते ही सबके चेहरे के भाव बदल गए। बैंक्वेट हॉल का माहौल पल भर में गर्म हो गया। वहां मौजूद युवा अपने साथियों को दुश्मनी के भाव से देखने लगे। मेरा एक सवाल है। तभी सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, और वह कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति लग रहा था। महामहिम, ये जानकारी आपको आर्यावर्त वंश के उस विशेषज्ञ ने दी थी, जैसा कि आपने बताया। आखिरकार वह आर्यावर्त साम्राज्य से है, तो आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि वह जो कह रहा है वह विश्वसनीय है? इस व्यक्ति द्वारा सवाल उठाने के बाद दूसरों ने भी संदेह के भाव दिखाए। ये सही है। भले ही आर्यावर्त साम्राज्य के किसी वैज्ञानिक ने खजाना खोजा हो, उसे खुद वहां जाना चाहिए। वह धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार को क्यों बताएगा? यहाँ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ चल रही है। इसके अलावा कौन नहीं जानता कि आर्यावर्त साम्राज्य के लोग साजिश करने वाले कमीनों का एक झुंड हैं। भीड़ में रणवीर की निगाहें तुरंत बर्फीली हो गईं। क्या आर्यावर्त साम्राज्य के लोग साजिश करने की प्रवृत्ति रखते हैं? ये पश्चिमी लोग सचमुच बेशर्म हैं। चाहे अतीत हो या वर्तमान, जिन लोगों और चीजों के संपर्क में वह आता है,
वे सभी पश्चिमी हैं जो और भी कम भरोसेमंद हैं, साजिश करना पसंद करते हैं और अपने हितों को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा ये जानते हुए कि ये पूर्वी लोग मौजूद थे, फिर भी उन्होंने ऐसी बातें कहीं पूरी तरह से उनकी अनदेखी करते हुए। सम्राट ने जो कहा उसकी सच्चाई पर संदेह करना ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल आर्यावर्त साम्राज्य के लोगों पर हमला करने के लिए मत करो। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। सन सन सन। पल भर में अनगिनत आंखें उसकी ओर घूम गईं। वह अधेड़ उम्र का पश्चिमी व्यक्ति जिसने सबसे पहले आर्यावर्त साम्राज्य के लोगों का मजाक उड़ाया था, तुरंत उपहास करने लगा। ओह, मैं भूल गया था, यहाँ आर्यावर्त साम्राज्य के लोग भी हैं। लेकिन तुम बहुत संवेदनशील हो। तुम सिर्फ थोड़ी सी सच्चाई सुनकर परेशान हो गए। तो क्या हुआ अगर मैंने कह दिया? इतना कहने के बाद उसने उकसावे भरे अंदाज में रणवीर की ओर देखा। अध्याय 644 मौके पर ही कत्ल। तुम मारे जाओगे, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, ये तो बहुत मजेदार है। तुम, एक पूर्वी आदमी, मुझे यहाँ मारने की हिम्मत करोगे? फच। जैसे ही आदमी ने बोलना खत्म किया, एक धीमी थपथपाने की आवाज सुनाई दी और एक सिर तुरंत उड़ गया, अपने साथ खून का फव्वारा लिए। मौके पर तुरंत एक चीख गूंज उठी। मुझे खेद है महामहिम, मैं भी यहाँ किसी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन यह आदमी अपनी मौत खुद मांग रहा था, रणवीर ने सपाट स्वर में कहा। सम्राट चंद्रेश हैरान रह गए, उनका चेहरा अविश्वास से भर गया। एक शाही दावत चल रही थी और किसी ने सबके सामने कत्ल कर दिया। ये हंगामा खड़ा करने की कोशिश है। मिस लीला, क्या ये वो लोग हैं जिन्हें आप लाई हैं? सम्राट चंद्रेश ने पूछा। जी, लीला त्रिवेदी ने तुरंत सिर हिलाया। एक पल के लिए समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। महामहिम, भले ही इसे लीला त्रिवेदी लाए हों, यहाँ किसी को मारने की हिम्मत करना धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार का अपमान है। इसे तुरंत मार दिया जाना चाहिए, ठाकुर गजेंद्र ने तुरंत कहा। मैं रणवीर से पहले ही नफरत करता था। मैंने पहले सोचा था कि मार्शल आर्ट्स मुकाबले तक इंतजार करूंगा और लखन से इसे मरवा दूंगा, लेकिन अब मुझे उस समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं इसी वक्त इसका काम तमाम करने का मौका हथिया सकता हूँ। चंद्रेश ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। वह लीला त्रिवेदी को जानते थे, जो धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार की सदस्य थी और त्रिवेदी परिवार के साथ उनके अच्छे संबंध थे। चूंकि सामने वाले को लीला त्रिवेदी लाई थी, इसलिए उसे थोड़ा लिहाज करना चाहिए। हालांकि एक दावत में सरेआम कत्ल माफ करने योग्य नहीं है। महामहिम, ये हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ा बहुत महत्वपूर्ण मामला है। आज का दिन सभी क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों के इकट्ठा होने और खजाने की खोज के लिए प्राचीन महाकाल राज्य के अभियान पर चर्चा करने के लिए था। इस आदमी ने अभी एक विशिष्ट अतिथि को मार डाला। अगर हम इसे सबक नहीं सिखाते हैं तो हमारे धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार की इज्जत कहाँ रह जाएगी? सम्राट को हिचकिचाते देख ठाकुर गजेंद्र ने बेसब्री से कहा। बस, मेरे पास अपनी योजनाएं हैं। सम्राट चंद्रेश झल्लाए। ठाकुर गजेंद्र ने तुरंत अपना गुस्सा दबा लिया और दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की। मिस लीला, ऐसा नहीं है कि मैं आपका अनादर कर रहा हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति की आपने सिफारिश की थी, उसने यहाँ खुलेआम हत्या की है। आयोजक के रूप में धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार को न्याय करना होगा। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि यह व्यक्ति तुरंत सभी से माफी मांगे और यहाँ से चला जाए। एक बार जब वह शाही परिवार छोड़ देता है तो उसके जीवन और मृत्यु से हमारा कोई सरोकार नहीं है। सम्राट चंद्रेश ने बहुत बड़प्पन दिखाया। ये सुनकर कि रणवीर को मारा नहीं जाना है, ठाकुर गजेंद्र ने तुरंत अपना आपा खो दिया। महामहिम, क्या ऐसे इस तरह जाने देना बहुत नर्म रवैया नहीं है? मेरा फैसला तुम्हारे मतलब का नहीं है, सम्राट चंद्रेश ने कड़ाई से कहा। आज उत्कृष्ट प्रतिभाओं का चयन करने और धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार के सहयोग से प्राचीन महाकाल राज्य की यात्रा करने का दिन था। यदि शाही साम्राज्य कार्रवाई करता और लीला त्रिवेदी द्वारा लाए गए व्यक्ति को मार डालता, तो यह संभवतः दूसरों को यह सोचने पर मजबूर कर देता कि धनंजय साम्राज्य बहुत क्रूर है, जिससे उनकी सतर्कता बढ़ जाती। उससे माफी मंगवाओ, फिर उसे क्षेत्र से निकाल दो। एक बार जब वह दुनिया में बाहर होगा तो मारे गए लोग बदला लेंगे और तब ये सब धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार से असंबद्ध होगा। यहाँ के लोग इस लायक नहीं है कि मैं उनसे माफी मांगूं, लेकिन यहाँ से जाना कोई समस्या नहीं है। हालांकि मैं आप सभी से शर्त लगाता हूं कि आधे घंटे के भीतर आप सभी भीख मांगते हुए मुझे अंदर बुलाएंगे, रणवीर ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हें अंदर बुलाएंगे? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम खुद को समझते क्या हो? ठाकुर गजेंद्र गुस्से से बोले। इस आदमी को नापसंद करने की उनकी वजह बढ़ती जा रही थी। लखन की आंखों में कब से कत्ल की चमक कौंध रही थी। अगर सम्राट का लिहाज न होता तो वह इस घमंडी को वहीं ढेर कर देता। क्या इसमें मैं भी शामिल हूँ? सम्राट चंद्रेश ने माथा सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, रणवीर ने पुष्टि की। तुम वास्तव में खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। हम कभी भी तुम्हें अंदर आने के लिए भीख नहीं मांगेंगे, तो सम्राट भला तुमसे भीख कैसे मांग सकते हैं? ठाकुर गजेंद्र गुस्से में चिल्लाए।
तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम जुआ खेलने के लिए तैयार हो या नहीं, रणवीर ने मजाकिया लहजे में कहा। अध्याय 645 प्रोफेसर दीनानाथ की गिरफ्तारी। चूंकि यह एक शर्त है तो दांव पर भी कुछ होना चाहिए, है ना? सम्राट चंद्रेश ने कहा। जैसा कि एक सम्राट से उम्मीद थी, बहुत समझदार, रणवीर ने दृढ़ता से कहा। अगर तुम उस समय मेरे पास भीख मांगते हुए आए तो मैं तुम में से कुछ लोगों की जान ले लूंगा। ये सुनते ही ठाकुर गजेंद्र के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। क्या यह आदमी उनके बारे में बात कर रहा है? लेकिन क्या उसमें दम है? एक उच्च पद वाले शाही ड्यूक के रूप में उस पूर्वी योद्धा में ऐसा करने की हिम्मत कहाँ से आई? क्या होगा अगर हम आपसे नहीं पूछते? सम्राट चंद्रेश ने पूछा। तो फिर यहाँ कोई भी जो चाहे कर सकता है, रणवीर ने उदासीनता से कहा। ये सुनते ही ठाकुर गजेंद्र तुरंत उत्साहित हो गए। महामहिम, चूंकि उसने ऐसा कहा है तो चलिए हम उसका अनुरोध स्वीकार करते हैं। ठीक है, मुझे भी जिज्ञासा है, तुम्हें इतना काबिल क्या बनाता है कि तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि हम आधे घंटे के भीतर तुमसे भीख मांगेंगे? सम्राट चंद्रेश मान गए। बस इंतजार करो और देखो, रणवीर ने उपहास किया और फिर बाहर की ओर चल पड़ा। जहां तक माफी की बात है, सम्राट चंद्रेश ने फिर कभी इसका जिक्र नहीं किया। मैं मूल रूप से उसे मारने का इरादा नहीं रखता था, इसलिए मैंने उसे माफी मांगने के लिए कहा, अन्यथा धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार की बदनामी होती। लेकिन अब उसने खुद ये शर्त रखी है, तो अगर वह हार जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे मार डालें। उस समय माफी की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अनन्या शर्मा पीछे पीछे चली, लेकिन रणवीर ने उसे रोक दिया। अनन्या, मैं पहले विक्रम के साथ बाहर जाऊंगा, तुम रूही और लीला के साथ यहीं रहो। चिंता मत करो, मैं बाहर देख रहा हूँ, कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है फिर, अनन्या ने सिर हिलाया। जल्द ही रणवीर और विक्रम बाहर आ गए और इत्मीनान से सिगरेट पीने लगे। ठाकुर गजेंद्र ने गुप्त रूप से अपने आदमियों को निर्देश दिया, उन पर नजर रखो, इस आदमी को भागने मत देना। आदेश मिलने के बाद अधीनस्थ तुरंत अपने आदमियों को दरवाजे पर ले गया और रणवीर को घूरने लगा। रणवीर ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, विक्रम के साथ इधर उधर की बातें कर रहा था। अगर वह जाना चाहे तो पूरे धनंजय साम्राज्य में कौन उसे रोक सकता है? अगर वह जाना नहीं चाहता और कत्लेआम मचाना चाहता है तो यहाँ कोई भी उसे रोक नहीं सकता। हॉल के अंदर दावत जारी रही और मामला अपने मुख्य विषय पर लौट आया। बहुत से लोग आर्यावर्त साम्राज्य के विशेषज्ञ द्वारा कही गई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। सम्राट चंद्रेश ने जोर से कहा, चूंकि सभी को संदेह है, मैं तुरंत किसी को उस विशेषज्ञ को बुलाने के लिए भेजूंगा ताकि वह व्यक्तिगत रूप से सभी को समझा सके। उसने बोलने के तुरंत बाद आदेश दे दिया। ठीक है, मैंने पहले ही किसी से उस विशेषज्ञ को सूचित करवा दिया है, वह जल्द ही यहाँ होना चाहिए। ये सुनकर हर कोई फिर से उत्साहित हो गया। जब विशेषज्ञ आएंगे तो हमें उनसे कुछ सवाल पूछने होंगे। प्राचीन महाकाल राज्य का खजाना वास्तव में क्या है? धनंजय साम्राज्य के सम्राट द्वारा आदेश जारी करने के ठीक बाद मायापुरी के बीचों बीच एक साधारण कपड़े पहने बूढ़ा आदमी अचानक एक पुरानी हवेली से निकला। उसने घबराहट में चारों ओर देखा जैसे कोई चोर हो। उसके साथ काले कपड़ों में एक आदमी था, एक शक्तिशाली जादूगर जिसे उसने विशेष रूप से आमंत्रित किया था। बूढ़े आदमी के अपनी कार में बैठने के बाद वह सीधे धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार की ओर बढ़ा। पूरी तरह से अनजान, उसका ठिकाना पहले ही किसी ने छाया में ट्रैक कर लिया था। लगभग उसी समय विक्रम को एक संदेश रिपोर्ट किया गया। संदेश प्राप्त करने के बाद विक्रम ने रणवीर के कान में फुसफुसाया, स्वामी दीनानाथ पहले ही यहाँ के लिए निकल चुके हैं। ये वही है, अब कोई नहीं बच सकता। रणवीर की आंखें बर्फीली थीं। मेरा आदेश आगे बढ़ाओ, जैसे ही दीनानाथ इस जगह के करीब आए उसे पकड़ लो। फिर रणवीर ने कुछ और निर्देश दिए। ... इस समय दीनानाथ एक काली सेडान में बैठे थे, बेचैनी महसूस कर रहे थे। आखिरकार आज रात धनंजय साम्राज्य द्वारा आयोजित दावत सीधे उनसे और प्राचीन महाकाल राज्य से जुड़ी है। एक बार टीम इकट्ठी हो जाने के बाद हम प्राचीन खजाने का पता लगाने के लिए तुरंत निकल सकते हैं। बेचैनी के भाव के साथ वह जल्द ही धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार के पास पहुंचा। चरचरा। तभी कार अचानक रुक गई, टायर जमीन से रगड़ खाते हुए चीख पड़े। धड़ाम। पिछली सीट पर बैठे दीनानाथ ने अपना सिर कुर्सी से टकराया और दर्द से कराह उठे। क्या हुआ? अज्ञात लोग हमारा रास्ता रोक रहे हैं, मोटी रकम पाने वाले जादूगर ने कार से बाहर निकलने से पहले जल्दी से कहा। कोई रास्ता रोक रहा है? ये सुनकर दीनानाथ का दिल बैठ गया। वे विशेष रूप से उनके लिए तो नहीं आए होंगे, है ना? दर्द को नजरअंदाज करते हुए मैंने जल्दी से खिड़की से बाहर देखा। इससे पहले कि वह देख पाता कि यह कौन था, एक जोर का धमाका हुआ। जादूगर अभी कार से बाहर निकला ही था कि उसे एक शक्तिशाली बल ने उड़ा दिया और वह कार के दरवाजे से जोर से टकराया। स्टेनलेस स्टील का कार का दरवाजा पल भर में चकनाचूर हो गया। हिस्क। दीनानाथ ने सदमे में सांस ली।
यह एक जादूगर था जिसे उसने विशेष रूप से अपनी सुरक्षा के लिए रखा था। उसकी साधना बेहद शक्तिशाली थी, फिर भी उसे उड़ा दिया गया। ये बस चौंकाने वाला था। कृपया प्रोफेसर दीनानाथ को बाहर आने के लिए कहें। एक ठंडी चीख गूंजी और काले कपड़े पहने कई आदमी कार की ओर डग भरने लगे। ये लोहित और साया थे जिन्होंने प्रोफेसर दीनानाथ को पकड़ने के लिए आदमियों का नेतृत्व किया। प्रोफेसर दीनानाथ का दिल जोर से धड़क उठा, ये सचमुच उनके लिए ही आ रहा था। उसने कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की, केवल एक खिड़की खोलने की हिम्मत की। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? इतने सवाल मत पूछो, बस हमारे साथ चलो, लोहित ने ठंडे स्वर में कहा। मैं तुम्हें नहीं जानता, दीनानाथ ने कहा, फिर खिड़की बंद कर दी। धड़ाम। खिड़की अभी ऊपर ही हुई थी कि लोहित के एक ही हथेली के वार से चकनाचूर हो गई। दीनानाथ चौंक गए। चलाओ, वह तुरंत चिल्लाया। जादूगर कार स्टार्ट करने ही वाला था, लेकिन कार ने केवल दहाड़ने की आवाज की और काला धुआं उगला और हिल नहीं सकी। जादूगर देखता रहा, उसका चेहरा सदमे से भर गया। जिस आदमी ने अभी बोला था, उसने अपना बड़ा हाथ सीधे कार पर रख दिया, जैसे कि उस पर एक विशाल पत्थर दबा दिया गया हो, और कार एक इंच भी नहीं हिल सकी। यह आदमी, ये बिल्कुल राक्षसी है, इसकी ताकत पागलपन है। उसने बस एक लापरवाही भरे वार से उसे उड़ा दिया और अब उसने कार को दबा दिया है। उसका साधना स्तर अकल्पनीय रूप से उच्च है। जल्दी करो और चलाओ, तुम किस बात की देर कर रहे हो? दीनानाथ ने गुस्से में कहा। मैं यह ऑर्डर नहीं ले रहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ हो। जादूगर के बात खत्म करने के बाद उसने अचानक कार का दूसरा दरवाजा खोला और पल भर में भाग गया। भागने की कोशिश। साया ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और पल भर में उसके सामने प्रकट हो गया। उसके हाथ से एक ठंडी चमक कौंधी। फच। एक धीमी थपथपाने की आवाज के साथ जादूगर का सिर जमीन पर गिर गया, हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। अगर तुम ये काम करने जा रहे हो तो तुम्हें मारे जाने के लिए तैयार रहना होगा। ये कैसे संभव है? कार के अंदर दीनानाथ जादूगर को मरते देख डर गए। ये शीर्ष श्रेणी के लड़ाके थे जिन्हें उसने भारी कीमत पर रखा था। न केवल वे इन लोगों को हरा नहीं सके, बल्कि वे वास्तव में सड़क पर मारे गए। ये भयानक है। प्रोफेसर दीनानाथ, क्या आप खुद नीचे आना चाहेंगे या हमें आपसे कहना चाहिए? लोहित ने फिर पूछा। मैं खुद बाहर निकल जाऊंगा, मैं अभी बाहर निकलता हूँ। दीनानाथ पूरी तरह से डर गए थे। उन्होंने हड़बड़ी में कार का दरवाजा खोला और बाहर निकले, लेकिन लोहित के पकड़ते ही उनके पैर अभी भी कमजोर थे। तो प्रोफेसर दीनानाथ, बेहतर होगा कि आप चुपचाप सहयोग करें, वरना मैं आपके सिर के सलामत रहने की गारंटी नहीं दे सकता। मैं निश्चित रूप से सहयोग करूंगा, मैं निश्चित रूप से सहयोग करूंगा। दीनानाथ ने असहमति का एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वह इतना डर गए थे कि उनकी पैंट गीली हो गई। अध्याय 646। एक चौंकाने वाली पहचान। पलक झपकते ही 10 मिनट बीत गए और धनंजय साम्राज्य के शाही हॉल में सम्राट चंद्रेश और अन्य गहरी सोच में डूबे हुए थे। क्या हो रहा है? प्रोफेसर दीनानाथ अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? क्या आपने पुष्टि की है कि उन्हें सूचित कर दिया गया है? महामहिम, फोन की घंटी बजी और उन्होंने कहा कि वह तुरंत आ रहे हैं। आमतौर पर उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। मुझे फोन दो, सम्राट ने आदेश दिया और फिर प्रोफेसर दीनानाथ का नंबर डायल किया। 2 बीप के बाद कॉल कनेक्ट हो गई। 4। सम्राट चंद्रेश। फोन से प्रोफेसर दीनानाथ की कांपती हुई आवाज आई। प्रोफेसर दीनानाथ, आप कहाँ हैं? आप अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? मैं वहां नहीं जा सकता। मेरी जान अब आपके धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार के फाटकों पर उस व्यक्ति के हाथों में है। महामहिम, कृपया मुझे बचाए। जैसे ही मैं ये कह रहा था, फोन अचानक कट गया। सम्राट के चेहरे का भाव काफी बदल गया। प्रोफेसर दीनानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिन लोगों ने उन्हें गिरफ्तार किया, उसकी निगाहें तुरंत दरवाजे की ओर घूमी और रणवीर पर जा टिकी। क्या इस आदमी ने ऐसा किया हो सकता है? लेकिन उसे प्रोफेसर दीनानाथ की पहचान कैसे पता चली? सम्राट ने फिर प्रोफेसर दीनानाथ को कॉल किया ताकि तह तक जा सकें। संदेश ने संकेत दिया कि डिवाइस पहले से ही बंद है और उनका चेहरा तुरंत उतर गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, बाहर खड़े आदमी को अंदर लाओ। जी। एक अधीनस्थ ने आदेश स्वीकार किया और तुरंत अपने आदमियों को हॉल से बाहर ले गया। महामहिम, क्या हुआ है? ठाकुर गजेंद्र ने पूछताछ की। प्रोफेसर दीनानाथ को गिरफ्तार कर लिया गया है, या शायद दरवाजे के बाहर खड़े इसी आदमी ने किया है। क्या? ठाकुर गजेंद्र हक्का बक्का रह गए। इस आदमी में इतनी क्षमता है, वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। शाही गार्ड जल्दी ही बाहर पहुंचे। उसने रणवीर से ठंडे स्वर में कहा, हमारे सम्राट आपको देखना चाहते हैं। मैंने पहले कहा था कि कुछ लोग मदद के लिए मेरे पास आएंगे। क्या इसे मदद मांगना माना जाए? रणवीर ने अलंकारिक रूप से पूछा। मौत की भीख मत मांगो। हमारे सम्राट भला तुमसे भीख मांगने कैसे आ सकते हैं? यह एक पेशी है। गार्ड कप्तान दहाड़ा। तो अपने सम्राट और बाकी सभी को बता दो कि चूंकि यह एक शर्त है, मैं पीछे नहीं हट
सकता जब तक कि हर कोई मुझसे भीख न मांगे, अन्यथा बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो। गार्ड कप्तान आग बबूला था, लेकिन कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं हुई और फिर सम्राट को रिपोर्ट किया। सम्राट ने गहरी सांस ली, उनका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था और अंत में खुद दरवाजे पर आए। रणवीर से विनती करने के बजाय उन्होंने ठंडे स्वर में सवाल किया, क्या तुमने प्रोफेसर दीनानाथ को गिरफ्तार किया? बिल्कुल सही, रणवीर ने तुरंत स्वीकार कर लिया। तुम आखिर हो कौन? प्रोफेसर दीनानाथ को गिरफ्तार करने में तुम्हारा क्या मकसद है? विक्रम, इसे बताओ कि मैं कौन हूँ। रणवीर ने आदेश दिया। मैंने पहले कुछ नहीं कहा था क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि काले धनंजय साम्राज्य के शाही परिवार को जानकारी लीक करने वाला व्यक्ति दीनानाथ ही था। अब जब ये पक्का हो गया है तो छिपाने के लिए कुछ नहीं है। जी, विक्रम ने अचानक जवाब दिया, फिर गूंजती हुई आवाज में कहा, ये रणवीर रायचंद हैं, रुद्रधाम के स्वामी। क्या कहा तुमने? सम्राट, जो बस एक पल पहले शांत थे, ये नाम सुनकर सुन्न रह गए। उनका चेहरा काफी बदल गया। रणवीर रायचंद, रुद्रधाम के स्वामी, ये भयानक है। हॉल में मौजूद हर कोई अब प्रवेश द्वार पर भीड़ लगा रहा था। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे और दिल जोर से धड़क रहे थे। रणवीर रायचंद नाम का अब दुनिया में बहुत बड़ा प्रभाव है। क्या वह सच में रणवीर रायचंद हैं, रुद्रधाम के स्वामी? सम्राट चंद्रेश ने सदमे में पूछा, क्या इस दुनिया में कोई है जो हमारे स्वामी का रूप धरने की हिम्मत करेगा? विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा, मैं उनकी गवाही दे सकती हूँ, वह वास्तव में रुद्रधाम के स्वामी हैं, लीला त्रिवेदी ने इस समय कहा। अब जब रणवीर ने अपनी पहचान उजागर कर दी थी तो उसके पास अब ज्यादा संकोच नहीं था। सम्राट चंद्रेश ने तुरंत सांस ली। लीला त्रिवेदी ने गवाही दी थी तो निश्चित रूप से कोई गलती नहीं थी। हे भगवान, ये वास्तव में रुद्रधाम के स्वामी हैं। उन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। बिना एक शब्द कहे उन्होंने तुरंत माफी मांगी। आदरणीय स्वामी रणवीर, मैंने पहले आपका अपमान किया है, कृपया मुझे क्षमा करें। अध्याय 647, मुझे उनकी जान चाहिए। चूंकि सम्राट चंद्रेश ने व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी, इसलिए अन्य लोगों ने भी उनका अनुसरण किया और एक के बाद एक बोलने लगे। मैं माफी मांगता हूँ स्वामी रणवीर, मैंने शायद आर्यावर्त साम्राज्य के प्रति अपमानजनक बात कही हो। कृपया मेरी असभ्यता को क्षमा करें। कृपया मुझे माफ कर दें स्वामी रणवीर। समूह ने बहुत माफी मांगी। डर के मारे उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके पैर कांपने लगे। क्या मजाक है, ये रुद्रधाम का स्वामी है, एक ऐसा अस्तित्व जिसने पूरी अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। ज्यादा समय नहीं हुआ, यहाँ तक कि पश्चिमी प्रतिभाओं का चुनौती समूह, जिसमें सैकड़ों जीनियस शामिल थे, उनके हाथों मारा गया। इसने एक बार भारी हंगामा मचाया था जिससे दुनिया भर के लोग इसे देवता या दानव की तरह मानने लगे। उन्होंने आज रणवीर को नाराज करने की हिम्मत की। उनके पास मरने के लिए पर्याप्त जिंदगियां नहीं होंगी। क्या मैं अब बैंक्वेट हॉल में प्रवेश करने के योग्य हूँ? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ बिल्कुल, सबकी ओर से मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि स्वामी रणवीर को बैंक्वेट हॉल में बैठने के लिए आमंत्रित किया जाए। सम्राट चंद्रेश ने सम्मानपूर्वक कहा। क्या किसी को कोई आपत्ति है? रणवीर ने चारों ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा। किसी ने सीधे उनकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। सबने अपनी नजरें चुरा लीं। रणवीर से निकलने वाली आभा भयानक थी। उनके द्वारा घूरे जाने पर ऐसा लगता था जैसे किसी जहरीले सांप ने जकड़ लिया हो, और ऐसा महसूस होता था जैसे उनकी आत्मा चकनाचूर होने वाली है। यहाँ तक कि ठाकुर गजेंद्र और उनका बेटा लखन भी शांत थे। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। चाहे वे कितने भी घमंडी हों, उन्हें रणवीर के सामने घमंड करने का कोई अधिकार नहीं है। इस समय वे केवल अपनी जान की चिंता कर रहे हैं। स्वामी रणवीर, किसी को आपत्ति करने की हिम्मत नहीं है, कृपया अंदर जाए। सम्राट चंद्रेश ने विनम्रता से कहा। चूंकि ऐसी बात है, मैं इस शर्त को जीता हुआ मानता हूँ। मुझे अंदर जाने की जरूरत नहीं है। शर्त के अनुसार मुझे कई लोगों की जान चाहिए, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। सम्राट चंद्रेश का दिल बैठ गया और उन्होंने सावधानी से पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ स्वामी रणवीर, आप किसकी जान लेना चाहते हैं? ये दोनों। रणवीर ने उन पर एक नजर डाली। बूम! ठाकुर गजेंद्र, लखन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए, क्योंकि जिस व्यक्ति की ओर रणवीर इशारा कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि बाप बेटे ही थे। स्वामी रणवीर, हमसे पहले गलती हुई, कृपया हमें माफ कर दें। ठाकुर गजेंद्र ने हड़बड़ी में माफी मांगी। वह भयभीत थे। हाँ स्वामी रणवीर, ठाकुर गजेंद्र पहले ही माफी मांग चुके हैं। कृपया शांत हो जाए और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दीजिए। सम्राट चंद्रेश बीच में बोले। गजेंद्र आखिरकार एक शाही ड्यूक हैं, व्यवहारिक रूप से एक रिश्तेदार, इसलिए वे निश्चित रूप से उन्हें मरने नहीं दे सकते। उसे पहले सीधे न मारना ही उसे काफी इज्जत देना था। चूंकि यह एक तयशुदा शर्त है, मैं स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार करूंगा, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। सन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके हाथ में विकोदर तलवार प्रकट हो गई जिसकी धार दराने वाली थी।
रणवीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह शाही परिवार है, तुम यहाँ लापरवाही से काम नहीं कर सकते। ठाकुर गजेंद्र गुस्से में चिल्लाए। मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, चाहे तुम कहीं भी हो, तुम मरे हुए हो। रणवीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। धड़ाम, एक अद्वितीय आभा फूटी जो आसमान तक उमड़ पड़ी। वहां मौजूद हर कोई डर गया। बस उस आभा से उन्हें लगा कि वे किसी भी पल मर सकते हैं। ठाकुर गजेंद्र, जो बस एक पल पहले गरिमा में दिख रहे थे, अब रणवीर की प्रभावशाली आभा के दबाव में पसीने से तरबतर थे। जैसे जैसे रणवीर कदम दर कदम करीब आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात यमराज उन पर उतर आए हों। महामहिम, मुझे बचाए, वह बेचैनी से चिल्लाया। मिस्टर रणवीर, देखिए। सम्राट चंद्रेश परेशान दिखे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, रणवीर ने उन पर एक नजर डाली और वह जम गए, अपने बाकी शब्दों को निगल गए। खत्म, सब कुछ खत्म। ये देखकर कि सम्राट भी चुप रहे, ठाकुर गजेंद्र पूरी तरह से हताश हो गए। लेकिन तभी उनका एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उनके कान में कुछ फुसफुसाया। ये सुनने के बाद ठाकुर गजेंद्र के चेहरे के भाव कठोर हो गए। क्या तुम्हें यकीन है कि यही वह कातिल है जिसने आर्यन मल्होत्रा को मारा था, और वह रणवीर रायचंद बिल्कुल नहीं है, बल्कि कोई और है। अध्याय 648, चींटियों का झुंड। मुझे यकीन है। चंद्रनगर में मेरी जांच विभिन्न सुरागों के आधार पर इस आदमी की ओर इशारा करती है कि आर्यन मल्होत्रा को मारने वाला यही है, अधीनस्थ ने निश्चितता के साथ कहा। बहुत बढ़िया, ठाकुर गजेंद्र बार बार चिल्लाए। उनकी आंखें रणवीर पर एक अचानक चमक के साथ घूम गईं, सारा डर गायब हो गया। तू कमीने, तो तू ही था जिसने मेरे बेटे को मारा। तूने रणवीर रायचंद का रूप धरने और मेरे घर में घुसने की हिम्मत भी की। तेरी तो, तूने मुझे मारने की कोशिश भी की। हा हा, कितना हास्यास्पद। अब तुझे मारने की बारी मेरी है। गार्ड्स, इसे मार डालो। ठाकुर गजेंद्र दहाड़े। उनके अंगरक्षक तुरंत हरकत में आ गए। उनकी मारने की मंशा तेज और खतरनाक थी। दूसरे भी हैरान दिखे, फिर उनके चेहरे के भाव गुस्से में बदल गए। हे भगवान, पता चला कि यह असली रणवीर नहीं था, बल्कि एक ढोंगी था। ये वास्तव में मरने के लायक है। लानत है। यहाँ तक कि सम्राट चंद्रेश भी गुस्से में थे। इस आदमी ने रणवीर का रूप धरने और उन्हें बेवकूफ बनाने की हिम्मत की, और यहाँ तक कि उससे पहले भीख भी मंगवाए। यह अक्षम्य था। उन्होंने ठाकुर गजेंद्र को उसकी हत्या का आदेश देने से नहीं रोका। बेवकूफों का झुंड, रणवीर ने उपहास किया और ज्यादा समझाने की जहमत नहीं उठाई। फ विकोदर तलवार पल भर में चल पड़ी। उसकी तलवार की ऊर्जा आड़ी तिरछी काटने लगी। कई गार्ड्स के सिर तुरंत धड़ से अलग हो गए। उनका खून हर जगह बिखर गया। रणवीर के सामने ये लोग चींटियों के अलावा कुछ नहीं हैं, पूरी तरह से कमजोर। इस हमले ने वहां मौजूद सभी को सदमे में सांस लेने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि कोई देख पाता कि हमला कैसे हुआ, 7 या 8 गार्ड्स के सिर कलम कर दिए गए। ये भयानक था। मौके पर एक चीख गूंज उठी और रईस महिलाएं डर गईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसा ढोंगी इतना ताकतवर होगा, लेकिन एक नकली तो नकली ही होता है। अब देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ। लखन आगे बढ़ा। उसकी शक्तिशाली आभा उमड़ पड़ी। शक्ति राजा स्तर की महारत, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। अब तुझे डर लग रहा है ना? मेरी शक्ति राजा स्तर की साधना के साथ तुझे मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है, लखन ने गर्व से कहा। क्या ऐसा है? रणवीर अचानक मुस्कुराया। इस मुस्कान ने लखन को अचानक एक बुरा एहसास कराया, जैसे मौत की मुस्कान, और उसके दिल में एक डर पैदा हो गया। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, रणवीर ने अपनी विकोदर तलवार से बिजली की तेजी से वार किया। वहां मौजूद कोई भी साफ तौर पर नहीं देख सका कि लगभग तुरंत विकोदर तलवार रणवीर के हाथ में वापस आ गई। लखन, क्या हुआ? ठाकुर गजेंद्र अचानक चिल्लाए, क्योंकि इस समय लखन, जो कोई मंत्र पढ़ रहा था, अचानक स्थिर हो गया, जैसे कि वह जगह पर ही जम गया हो। फच, लगभग उसी पल जब ठाकुर गजेंद्र ने बोलना खत्म किया, लखन का शरीर अचानक 2 टुकड़ों में बंट गया। उसके अंदरूनी अंग खून की धारा में बाहर निकल आए। हे भगवान! पूरे हॉल ने आश्चर्य में सांस ली। पहले जब रणवीर ने उन गार्ड्स को मारा तो केवल वे रईस महिलाएं डरी हुई थीं, लेकिन अब हर कोई बेकाबू होकर सदमे की आहें भर रहा है। वह लखन है। वह हमारे धनंजय साम्राज्य का एक प्रसिद्ध जीनियस है और शाही परिवार में नंबर 1 युवा विशेषज्ञ। उसे वास्तव में एक ही तलवार के वार से बीच से काट दिया गया, बिना किसी चेतावनी के। लोग जोरों से चर्चा कर रहे थे, हैरान थे और खुद पर संदेह करने लगे थे। क्या ये वास्तव में रणवीर का ढोंगी है? क्या आपको यकीन है कि यह असली रणवीर नहीं है? लखन के पास शक्ति राजा स्तर की साधना थी, फिर भी विरोधी ने उसे एक ही तलवार के वार से मार डाला। इसके अलावा विरोधी ने यह भी नहीं देखा कि हमला कैसे किया गया, जो दर्शाता है कि लखन की ताकत निश्चित रूप से शक्ति देव स्तर से ऊपर थी। लखन, ठाकुर गजेंद्र पीड़ा में चिल्लाया। आर्यन मल्होत्रा के विपरीत लखन बिना किसी अपवाद के उसके सभी बेटों में सबसे प्यारा था और जिस पर उसे सबसे अधिक उम्मीद थी। हालांकि वह एक ड्यूक था, वह उससे संतुष्ट नहीं था और बड़ी महत्वाकांक्षाएं भी रखता था।
ये सभी महत्वाकांक्षाएं लखन पर निर्भर करती हैं। अब जब लखन मर चुका है तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। आह कमीने, मैं तुझे जान से मार दूंगा। ठाकुर गजेंद्र पागलों की तरह दहाड़ा। अध्याय 649 परिणाम भुगतो। तू बेरहम कमीने, तूने वास्तव में मेरे आर्यन को मार डाला। आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ठाकुर गजेंद्र के पीछे एक और महिला पूर्वी रूप रंग के साथ दिखाई दी। उसने भारी मेकअप किया हुआ था और उसका चेहरा मतलबी लग रहा था। वह आर्यन मल्होत्रा की सगी माँ थी। तुम उसकी माँ के रूप में अपने बेटे का चरित्र जानती हो। वह मरने के ही लायक था, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। वैसे भी मेरा बेटा निर्दोष है। तुमने उसे मारा और आज मैं तुम्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। महिला ने सख्ती से कहा। बेतुकी बात, रणवीर ने उपहास किया। ऐसे बिना सिर पैर की बात करने वाले व्यक्ति को एक शब्द भी समझाना वक्त की बर्बादी थी। महामहिम, कृपया इस आदमी को मारने के लिए तुरंत आदमी भेजें। ठाकुर गजेंद्र ने विनती की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रणवीर का रूप धरने और दावत में कत्ल करने की? यह अक्षम्य है। सम्राट चंद्रेश गुस्से में दहाड़े। नियमों के अनुसार मूल रूप से 20 लोगों का चयन किया जाना था, लेकिन अब मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि जो भी इसे मारेगा उसे युद्ध से छूट मिलेगी और वह सीधे प्राचीन महाकाल राज्य में प्रवेश कर सकता है। इन शब्दों ने दर्शकों में तुरंत हंगामा खड़ा कर दिया। मैं उसे मार डालूंगा, इसकी जान मेरी है। पल भर में वहां मौजूद अनगिनत युवा सभी हंगामे में थे और रणवीर की ओर दौड़ पड़े। ये कचरा वास्तव में अपनी सीमाओं को नहीं जानते, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी खून से सनी आंखें समूह पर टिकी थीं। मंदिर स्वामी के बस एक शब्द से वह इन सभी लोगों को मार सकता था। सम्राट चंद्रेश, तुमने ये रास्ता खुद चुना है। मुझे उम्मीद है कि तुम परिणाम भुगत सकते हो। रणवीर के अपनी बात खत्म करने के बाद उसने सभी पर एक नज़र डाली और उन्हें संबोधित किया। चूंकि तुम सब मुझे मारना चाहते हो, मैं रणवीर आज तुम्हारे साथ जी भरकर खेलूंगा। प्राण शक्ति की एक हरकत के साथ विकोदर तलवार पल भर में बाहर निकल गई। उसकी तलवार की रोशनी उमड़ पड़ी और शून्य को चकनाचूर कर दिया। इन तथाकथित जीनियस को अपनी आंखों के सामने केवल सफेद रोशनी की एक चमक महसूस हुई और अगले ही पल एक दबी हुई फच सुनाई दी और वे मर गए। रणवीर की अद्वितीय शक्ति के साथ वह इन युवा योद्धाओं के लिए व्यवहारिक रूप से एक देवता जैसा आंकड़ा था, एक ऐसी ताकत जिसे पार नहीं किया जा सकता। इस समय सम्राट चंद्रेश अभी भी सोच रहे थे कि रणवीर ने अभी क्या कहा था। मैंने ये रास्ता खुद चुना है और मुझे परिणाम भुगतने होंगे। इस वाक्य को बड़बड़ाने से मुझे एक अजीब सा पूर्वाभास हुआ, जैसे कि कोई विनाशकारी आपदा मुझ पर आने वाली हो। वह तुरंत लीला त्रिवेदी के पास गए और पूछा, मिस लीला, यह आखिर है कौन? सम्राट चंद्रेश, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि वह रणवीर रायचंद हैं, रुद्रधाम के स्वामी। लेकिन ठाकुर गजेंद्र की जांच के अनुसार क्या उसका नाम कुछ और नहीं है? इसके अलावा रणवीर जैसा शक्तिशाली व्यक्ति अचानक हमारे धनंजय साम्राज्य में कैसे आ सकता है? सम्राट चंद्रेश संशय में रहे। इससे पहले कि लीला समझा पाती, ठाकुर गजेंद्र ने गुस्से में कहा, महामहिम, इस व्यक्ति को लीला त्रिवेदी लाई थी। उसका कोई गुप्त मकसद होना चाहिए। उसकी किसी भी बात पर विश्वास न करें। लीला ने मन ही मन सिर हिलाया। ठाकुर गजेंद्र अभी भी अपनी गलतफहमियों से चिपका हुआ था, पूरी तरह से अनजान कि वह पहले से ही मौत की खाई की ओर बढ़ रहा था। सम्राट चंद्रेश, आप विश्वास करें या न करें, आपको विकल्पों को खुद तौलना चाहिए। कुछ चीजें शायद सुधरने से परे हैं, लीला ने ठंडे स्वर में कहा। तो मैं एक और जुआ खेलूंगा। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि वह रणवीर रायचंद है। सम्राट चंद्रेश ने दृढ़ता से कहा। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर लीला खामोश हो गई। अगर शुरुआत में केवल ठाकुर गजेंद्र होता तो कुछ हो सकता था। अब पूरा धनंजय साम्राज्य शाही परिवार संभवतः विनाश का शिकार होने वाला है। इस समय रणवीर एक अद्वितीय हत्यारे देवता की तरह था, अपनी लंबी तलवार चला रहा था और तलवार की रोशनी हर जगह आड़ी तिरछी चल रही थी। फ कुछ ही समय में जिन भी युवा प्रतिभाओं ने कोई कदम उठाया था, उनके शरीर खून की धुंध के बादलों में फट गए। पीछे एक भी साबुत लाश नहीं छूटी। अध्याय 650 शाही परिवार में खून खराबा। सारे जीनियस मर गए। दूसरों के दिल जोर से धड़क रहे थे जब उन्होंने यह नजारा देखा। इतने सारे जीनियस, उन सभी की विशेष रूप से सिफारिश की गई थी। वे या तो शक्तिशाली कुलों के युवा स्वामी हैं या विभिन्न ताकतों द्वारा छिपाए गए युवा पावर हाउस। पलक झपकते ही वे सब मिट गए। ये भयानक था। लानत है, तुमने वास्तव में हमारे कबीले के एक जीनियस को मार डाला। तुम खत्म हो। घटनास्थल पर इन युवा जीनियस की रक्षा करने वाले कुछ बुजुर्ग गुस्से में फूट पड़े। चलो हम सब मिल जाएं और इसे मार डालें, कोई चिल्लाया। हाँ, उसे जल्दी ही कुछ समर्थन मिल गया। अब ये कोटे के बारे में नहीं है, हमें पहले इस पागल को मारना होगा। हफ हफ, पलक झपकते ही लोगों का एक समूह रणवीर पर टूट पड़ा। अपनी औकात से बाहर जा रहे हो।
रणवीर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अपनी प्राण शक्ति को चैनल करना जारी रखा और विकोदर तलवार लहराते हुए वार की एक श्रृंखला शुरू कर दी। सन सन सन, तेज तलवारें लगातार वार कर रही थीं, भयंकर तलवार ऊर्जा को हिला रही थीं। जो कोई भी उन्हें छूता था वह तुरंत कमर से आधा कट जाता था और खून का फव्वारा फूट पड़ता था। बहुत कम समय में दर्जनों वरिष्ठ हस्तियां विकोदर तलवार के नीचे दुखद रूप से मर गईं। इस समय सम्राट चंद्रेश, ठाकुर गजेंद्र और अन्य लोगों ने अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस की। न केवल सभी युवा जीनियस मारे गए, बल्कि पुरानी पीढ़ी के लोग भी मारे गए। इस आदमी की ताकत बस असामान्य रूप से मजबूत है। क्या कोई और है जो हाथ आजमाना चाहता है? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा, विकोदर तलवार पकड़े हुए। पूरा कमरा शांत हो गया। जवाब देने की हिम्मत कौन करे? युवा जीनियस और अनुभवी पावरहाउस का एक समूह, वे सभी जिन्होंने कोई कदम उठाया, उनका सफाया हो गया। अब कोई कदम उठाना आत्महत्या के समान होगा। ये देखकर कि कोई नहीं बोला, रणवीर की निगाहें सम्राट चंद्रेश पर घूम गईं। चूंकि किसी में हाथ आजमाने की हिम्मत नहीं है, तुम सब मर सकते हो। मूल रूप से मुझे केवल गजेंद्र और उसके बेटे को मारने की जरूरत थी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पूरा धनंजय साम्राज्य, शाही परिवार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। तुम हमारे शाही परिवार को नष्ट करना चाहते हो? सम्राट चंद्रेश तुरंत हैरान रह गए। तुम ढोंगी, अपनी हद मत पार करो, ठाकुर गजेंद्र चिल्लाए, अभी भी स्थिति की गंभीरता से अनजान। सभी गार्ड्स, मेरा आदेश सुनो, इस आदमी को पकड़ लो। सम्राट चंद्रेश ने तुरंत आदेश दिया। पल भर में पूरा शाही परिवार और सभी गार्ड्स और सैनिक हरकत में आ गए, जिनकी संख्या 1000 से अधिक थी, जो विभिन्न हथियारों से लैस थे। रुद्रधाम के सदस्यों, खुद को दिखाओ। रणवीर दहाड़ा। सन सन सन, लगभग तुरंत आकृतियां दिखाई दी, सभी काले कपड़ों में, एक ठंडी और भयंकर आभा बिखेरते हुए। हालांकि केवल 2 या 300 लोग थे, लेकिन जो आभा वे बिखेर रहे थे वह 10,000 की सेना के बराबर थी। क्या ये लोग रुद्रधाम के सदस्य हैं? सम्राट चंद्रेश, ठाकुर गजेंद्र और बाकी सभी रणवीर की बात सुनकर हक्का बक्का रह गए। मेरा शक तुरंत आधा कम हो गया। बस उनकी आभा को देखकर आप बता सकते हैं कि वे कितने असाधारण हैं। केवल रुद्रधाम के सदस्य ही उनके रुतबे के योग्य हो सकते हैं। क्या वह सच में रणवीर रायचंद हो सकता है? तभी शाही गार्ड्स घटनास्थल पर पहुंचे। रुद्रधाम के सदस्यों का सामना करते हुए वे पल भर के लिए डर गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। रुको, सम्राट चंद्रेश ने तुरंत चिल्लाया। गार्ड्स ने राहत की सांस ली। वे वास्तव में ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगर सम्राट नहीं बोलते तो क्या करते। तुम आखिर हो कौन? सम्राट चंद्रेश ने रणवीर से फिर पूछा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हें फिर से समझाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद रणवीर ने अपना धूप का चश्मा और टोपी उतार दी, अपना पूरा चेहरा उजागर कर दिया। उस पल भीड़ से एक आह गूंज उठी, वह रणवीर रायचंद है। मैंने उसकी तस्वीर देखी है। इस पूरे एपिसोड को सुनते हुए मुझे बार बार यही लगा कि यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि पहचान और अहंकार की असली परीक्षा थी। रणवीर ने किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कदम उठाया कि जब सच्चाई को बार बार नकारा जाए तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। मुझे लगा कि सबसे बड़ी भूल तलवार उठाना नहीं थी, बल्कि सच को मानने से इनकार करना थी। शाही परिवार ने शक्ति को समझा, लेकिन व्यक्ति को नहीं समझा, और यही से विनाश तय हो गया। आगे जो होने वाला है वह सिर्फ बदला नहीं होगा, यह सत्ता, इतिहास और विश्वास के ढहने की कहानी बन सकती है। अब सवाल यह है कि जब सच सामने आ ही गया है तो क्या कोई बचा है जो सही फैसला ले सके? आपको क्या लगता है, यह अंत की शुरुआत है या किसी और बड़े टकराव की भूमिका?